हेलो एवरीवन। कंफर्मेशन दीजिए, आवाज़ आ रही है? जस्ट अ मिनट, चैट को एक्टिवेट करने दो मेरे को पहले। हाँ जी, अब दीजिए। आवाज़ आ रही है सभी को? स्क्रीन पे जो शेयर करा वो नज़र आ रहा है आपको? ठीक है जी। पिछली क्लास में कोई डाउट है तो पूछिए। चैट बॉक्स में क्वेश्चन पूछिए, कोई डाउट है तो। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो स्टॉक मार्केट के अंदर या तो हमें पैसा लगाना है इंडेक्स पे। ठीक है, या हमें पैसा लगाना लेटर से आपका कंपनी पे। इंडेक्स में पैसा लगाएंगे तो साल का हमें 12% का, 13% का या 14% का रिटर्न मिल जाएगा। और अगर हम बोलेंगे चौके छक्के लगने चाहिए, ज़्यादा अमीर बनना चाहिए, तो उस समय हमें एक राइट कंपनी अगर सेलेक्ट मिल जाए और ऐसे समय में मिल जाए जब उसका डाउन पीरियड चल रहा हो, जब उसको लोग दुत्कार रहे हों, जब पूरी दुनिया उस कंपनी के लिए नेगेटिव हो और कई बार उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी हमें क्या नज़र आती है, नेगेटिव नज़र आती है। उस समय अगर आपकी स्टडी सही रहे तो फिर डेफिनेटली कुछ बड़ा करिश्मा हो जाता है। और इनफैक्ट हर बंदा बड़े करिश्मे के लिए वेट करता है। फिर लास्ट क्लास में मैंने आपको ये भी सिखाया कि देखो, सब कुछ एक जगह पैसा हम निवेश नहीं कर सकते। हमें अपनी ज़िंदगी में एक स्पेशल चीज़ को वैल्यू देनी है। और वो वैल्यू हमारे पास क्या होती है, आपका जिसको हम कहते हैं डेट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ठीक है, कि जैसे मैंने बोला जी, आपके पास 10 लाख रुपए पड़ा है लगाने के लिए, तो आप यहाँ पे क्या करिए, आपके पास नहीं पड़ा, आपके क्लाइंट के पास पड़ा है। भाई अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो ठीक है, अगर आपके पास पैसा नहीं है लगाने के लिए, आप एक तगड़े वाले क्या बन जाएंगे, रिसर्च एनालिस्ट बन जाएंगे। और फिर अगर आपने एक छोटा सा एग्जाम दे दिया सेबी का, ठीक है, वो अगर आपने एग्जाम क्लियर कर दिया तो फिर आप अपने आप को क्या बोलेंगे? मान लो शाहरुख खान है, शाहरुख खान ने पढ़ाई कर ली और पेपर दे दिया। फिर बोलेगा, शाहरुख खान बोलेगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। और ऐसे आदमी को फिर दुनिया को राय देने की परमिशन मिल जाती है। ये अपने क्लाइंट्स को राय दे सकता है कि मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा कहाँ पर आपको पैसा निवेश करना है। काफ़ी सारी बाजार में कंपनीज हैं, मार्केट में कंपनीज हैं जो एज अ रिसर्च एनालिस्ट की तरह बिहेव करती है और कस्टमर्स को वो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, रादर वो ट्रेडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देती है। वो कहता है जब आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी देंगे, और मान लीजिए अगर 12 महीने हैं तो वो आपको तकरीबन 18 कंपनीज के बारे में जानकारी देंगे, जहाँ पे कहा जाता है कि आपको पैसा निवेश करना पड़ेगा तकरीबन 2 से लेकर 3 साल के बीच में। और ये जो 18 कंपनीज की इंफॉर्मेशन वो देते हैं, उसके लिए वो कंपनी, वो लोग क्या करते हैं, अपना रिसर्च एनालिस्ट करते हैं। अब क्योंकि हिंदुस्तान में अनपढ़ लोगों की कमी नहीं है, नालायक से नालायक भरे हुए हैं, पर पैसा उनके पास फिर भी है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, इन लोगों से सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं और इनको 1 साल के लिए 40,000 रुपये, 50,000 रुपये तक दे देते हैं, ये जानने के लिए कि हमें उन 18 कंपनियों के नाम बताओ जिसमें हम पैसा लगा सकें। और यहाँ पे जितनी भी गेम होती है वो सारी की सारी गेम किसके दम पर होती है? वो सारी की सारी जो होती है हमारे पास फंडामेंटल एनालिसिस के दम पे होती है। फंडामेंटल एनालिसिस के दम पे ये फैसला करते हैं कि कौन सी 18 कंपनी है जिनमें पैसा लगाना फिट रहेगा। अब सर क्या इसमें फायदा होता है? डेफिनेटली यस, बड़ा फायदा होता है। ये डिपेंड करता है कि आपने किस कंपनी से ये सब्सक्रिप्शन परचेज करा है, उनकी टीम कैसी है, उन्होंने कैसे डीप स्टडी करा है, कैसे डीप एनालिसिस करा है। तो होता है ऐसा ही है कि जैसे मान लो इन लोगों ने आपको 18 कंपनी दी थी, तो 18 में से 12 कंपनी आपकी चमक जाती हैं, 6 कंपनी में हमें क्या फेस करने पड़ते हैं, कई बार लॉसेस फेस करने पड़ते हैं। पर इनका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो होता है
वो अल्टीमेटली बड़ा स्ट्रांग होता है। और जिस चक्कर में लोगों ने काफी मोटी वेल्थ बनाई होती है, और ऐसे जो लोग होते हैं जो पैसा लगाना चाहते हैं, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, उनको यार साल का 40 हजार रुपये देने में या 50 हजार रुपये देने में कौन सी आफत आ रही है। बड़े आराम से वो पे कर देते हैं, बड़े आराम से। अब सोचो, ये जो रिसर्च एनालिस्ट कंपनी है, अगर उसको एक क्लाइंट से 50 हजार मिल रहे हैं, और ऐसे अगर ये 1000 क्लाइंट लेके बैठ गया, तो यानी 50 हजार से तो 5 फिगर आ जाएंगे, 1000 से 3 आ जाएंगे, तो यानी 5 करोड़ का धंधा ये कमा लेते हैं। 5 करोड़ का धंधा ये कमाते हैं केवल क्या देकर? राय देकर, सजेशन देकर, कि आपको इस कंपनी में पैसा निवेश करना है या इस कंपनी में पैसा निवेश नहीं करना है। पर ऐसे राय देने लायक आप तभी बन पाएंगे जब आपने क्या कर रखा होगा, एक रिसर्च एनालिस्ट का पेपर होता है जो कि सेबी के द्वारा लिया जाता है। तो तब आपको क्या बनना पड़ता है? सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट बनना पड़ता है, जहां पर आप ये जानकारी देते हैं कि इस कंपनी में पैसा आप लगाइए। आई बात समझ में? तो मैंने कहने का मतलब ये था कि भी मैं आपको ये कहना चाहता था कि भैया, जब हम कम पैसा लगाने के बारे में, मनी लगाने के बारे में सोच रहे हैं, स्पेशली स्टॉक मार्केट के अंदर, तो हमने कहा जी या तो पैसा हम इंडेक्स में लगा देंगे, क्योंकि इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो आपका बढ़ता ही रहेगा। ठीक है जी। इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो आपका क्या होगा? बढ़ता रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैंने गूगल क्रोम को ओपन कर लिया, और मैंने यहाँ पे बोल दिया जी जरा एक बार दिखाना शक्ल, निफ्टी की शक्ल दिखा दो भाई। तो निफ्टी की शक्ल अब मैं मैक्सिमम करूंगा अगर, तो आप देखो यहाँ से, इधर से स्टार्ट हुआ था निफ्टी कितने से? 890 से। आज हमारे पास कितना आ रहा है? 25,441 आ रहा है हमारे पास यार। कमाल है, हमारे पास 890 से मेरा यहाँ पे गेम स्टार्ट हुआ था। 890 से गेम स्टार्ट हुआ था, और 25,470 पे पहुंच चुका है हमारा ये। तो देखो निफ्टी हमारा बढ़ ही रहा है, ये बढ़ ही रहा है ऊपर। तो इसलिए मैंने क्या बोला था, इंडेक्स हो या इंसान हो, उसने अल्टीमेटली ऊपर ही पहुंचना है। तो इंडेक्स बढ़ ही रहा है हमारे पास। 2002 का हिसाब किताब यहाँ पे, इससे पहले का हिसाब किताब ले लो, मान लो 2000 का हिसाब किताब ले लो, तो लास्ट 26 साल में आपका पैसा बढ़ा ही है। तो जिसने अपनी गेम 890 रुपये से स्टार्ट करी थी, वो आज के दिन में कितना हो गया? 25,470 हो गया। और कोई ज्यादा लंबा बड़ा समय नहीं है। आपका 25 साल का ही तो समय है हमारे पास, 26 साल का ही तो समय है। ठीक है भैया। इसी तरीके से लेटर से अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे को दिखा दो आप, एक और इंडेक्स के बारे में देखते हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया? सेंसेक्स का नाम दिया। अब यहाँ पे एक 5 ईयर्स वाला होता है, 1 ईयर वाला होता है, 6 महीने वाला होता है, 1 मंथ वाला होता है, 5 डेज वाला होता है, एक दिन में क्या हलचल हुई इसके बारे में जानकारी होती है। तो मैंने कहा जी 5 साल का हिसाब किताब दिखा, तो देखो 5 साल में भी गेम हमारे पास बढ़ती आ रही है। यानी यहाँ पे गेम कितने से स्टार्ट हुई? 51 हजार से स्टार्ट हुई है, और 5 साल के अंदर भी हमारा कितना बन गया? 82 हजार हमारा पहुंच गया हमारे पास। मानते हो इस बात को? 82 हजार, और मैक्सिमम मेरे पास कहाँ तक जा चुका है? 84 हजार। 84 हजार तक मेरे पास ये आपका हिसाब किताब जा चुका है। ठीक है बेटा। तो ये हमारा 84 हजार का हिसाब जा चुका है। 84 या 85 बना लो, 85.5 तक का हिसाब किताब हमारे पास जा चुका है। तो अगर मैं बातचीत करता हूँ लास्ट 5 साल के बारे में, तुमने क्या बोला? 5 साल की ज्यादा पुरानी बात नहीं करते, 2021 से लेकर अभी हम 2026 की बात करेंगे, तो उसमें भी जो हिसाब किताब है देखो बढ़ते क्रम में ही आ रहा है हमारे पास। ठीक है नहीं? और यही अगर लेटेस्ट है, मैं उसको बोल देता हूँ कि मैक्सिमम दिखा दे भाई, चार्ट में जितना तो मैक्सिमम दिखा सकता है उतना दिखा दे। अगर हम ये मैक्सिमम की बात करते हैं, तो अब देखो यहाँ पे, है ना, काफी साल तक तो ये हमारा साइड वे रहा। साइड वे के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी कि जहाँ पे ज्यादा ऊंचाइयां नहीं आती हमारे पास। तो अल्टीमेटली अगर आप यहाँ से ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पे लेटर से यहाँ से लेकर आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट साइड वे नजर आ रहा है हमारे पास। उसके बाद से फिर इसने क्या करा? बढ़ोतरी करना स्टार्ट कर दिया। तो यानी गेम अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक लेके जाएंगे, तो भी हमारे पास ये क्या है, हम कह सकते हैं कि हर एंगल से अप ट्रेंड की तरफ ही है हमारे पास। तो जिस आदमी ने सेंसेक्स में भी पैसा लगाया होता वो भी कामयाब था, जिसने पैसा निफ्टी में भी लगाया होता वो भी कामयाब होता। लास्ट 20-25 साल के लिए भी अगर पैसा निवेश करके रोका हुआ होता, तो भी आप बड़े आराम से कामयाब बन जाते। ये जानकारी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी है। ठीक है जी। तो यानी प्रॉफिट कमाना है तो कंफर्मेशन तो हमें नजर आ रही है हर एंगल से, जो हमने इस एनवायरनमेंट में देखने की बात करी। तो बंदा कह रहा है कि यार प्रॉफिट, चलो सर हो तो रहा है प्रॉफिट, फिर हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो हम सीधा पैसा किस में लगा देते हैं? इंडेक्स में लगा देते हैं।
पर इंडेक्स में मैंने क्या बोला, रिटर्न कितना आएगा, 12% का रिटर्न आ जाएगा, एवरेज निकालेंगे अगर आप 13% आ जाएगा, 14% आ जाएगा। और डेफिनेटली ऐसे बड़ा सुंदर रिटर्न है अपने में, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या खेल लिया, कंपाउंडिंग खेल लिया। कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है कि पैसे के ऊपर पैसा मिलेगा। आज मैंने 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया 12% के हिसाब से, तो 12% कितना मिलेगा मेरे को, 120 रुपये मिलेगा। है ना, तो यानी मेरे पास कितना हो गया लेटर से आपका, 12% कहते हैं, हाँ 120 रुपये हो गया हमारे पास। तो अगला अमाउंट कितना बन जाएगा, 1120 बन जाएगा। फिर इस पे 12% होगा, तो यानी कि क्या हो रहा है कि चक्रवृद्धि वाला हिसाब किताब हो रहा है, और हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा, कंपाउंडिंग को आपका जोड़ लिया। तो इंडेक्स हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए, निवेश करने के लिए हर एंगल से क्या सेफ साइड है हमारे पास, इसमें दो राय वाली बात नहीं है। तो अगर आप इतना दिमाग लगा लेंगे कि ठीक है भैया मेरे को 12% के हिसाब से पैसा कमाना है, 13% या 14% के हिसाब से पैसा कमाना है, तो आप मुकेश अंबानी से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। यानी मुकेश अंबानी का भी जो CAGR है वो उतना नहीं है जितना आपका बन जाएगा अगर आपने इंडेक्स में पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया। पर यहाँ पे दिक्कत वाली बात है कि आपको वेट करना पड़ेगा, 15-20 साल आपको वेट करना पड़ेगा, तब आपको जिंदगी के मजे मिलेंगे। आप सोचो कि एक एक साल में मजे मिल जाए, तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा टेढ़ा काम है। और दूसरी बात मैंने क्या बोला कि आप पैसा निवेश करिए, कहाँ पे निवेश करिए, कंपनी में निवेश करिए। और कंपनी में निवेश करने का बेनिफिट क्या है, लास्ट क्लास में मैंने आपको रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का एग्जांपल दिया था, मैंने आपको TCS का भी एग्जांपल दे दिया था। फिर थोड़ा सा डराने के लिए मैंने आपको यस बैंक का भी डराने वाला एग्जांपल दिया था आपको, कि भैया कंपनियों में दोनों काम होते हैं, कंपनियां बढ़ती भी हैं और कंपनियां हमारे पास गिरती भी हैं। अब रिलायंस के शुरू में अगर हमने पैसा लगा लिया होता और आज अगर हम पैसा देखते तो हमारे पास तो कहीं हिसाब किताब बड़ा होता। ऐसी बात नहीं, आप इन्फोसिस को स्टडी कर लो, स्टार्टिंग में कितना छोटा था, बाद में कितना बढ़ गया। आप विप्रो को स्टडी कर लो, ये बड़ी रिमार्केबल कंपनीज हैं जिन लोगों ने बहुत मोटा पैसा कमा के दिया हुआ है। आप मारुति कंपनी की बात करेंगे लोगों के तो वारे नहीं आ रहे होगे मारुति की। ठीक है जी, आप MRF की बात करिए, MRF का शेयर सबसे महंगा है हमारे पास। कितने से गेम स्टार्ट हुई थी, कहाँ तक गेम चली गई है, वो सारी बातें उसमें देखने वाली है। तो कंपनी में हम क्यों करते हैं कि हम लालची इंसान हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस बाजार में दो ही चीजें होती हैं, एक तो ग्रीड होता है और एक हमारे पास फियर होता है। ग्रीड मतलब क्या होता है, लालच होता है। फियर क्या होता है, डर होता है हमारे पास, जिस चक्कर में बंदा यहाँ पे फंसता है। और हमारा जो लालच है, जितना मर्जी कह लो कि सर यहाँ मैं टिक के काम करूंगा, यंग जनरेशन तो यहाँ पे टिक के काम कर ही नहीं सकती। यंग जनरेशन यहाँ क्या टिकेगी, वो स्टॉक मार्केट में टिकती है। वो कहती है सर क्रिप्टो करेंसी में भागो, वहां पे अगर मैंने प्रॉफिट दिखा दी, वहां पे मैंने परसेंटेज अगर आपको दिखा दिया, तो आपका दिमाग और बड़ा खतरनाक तरीके से घूम जाएगा। तो कंपनी में जाने का लॉजिक क्या है, ये मैंने आपको समझा दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया तो कंफर्मेशन दीजिए। 5 बंदों ने शायद कंफर्मेशन नहीं दी मेरे को, बाकी सबकी कंफर्मेशन आ गई, 4 रह गए अब 3 रह गए हैं। मेरे पास पूरा लॉग आया था बेटा, किसने कंफर्मेशन दी है, किसने कंफर्मेशन नहीं दी है। तो ये हमारे पास जानकारी होगी इस पूरे प्रोसेस के बारे में। कोई बात नहीं, वो जो 3 लोगों ने, अब लोग रह गए, वो जो 2 लोगों ने कंफर्मेशन नहीं दिया कि आपको समझ में आया कि नहीं आया है। कोई बात नहीं बेटा, आगे आने वाले समय में आपको मेरी राय की बहुत जरूरत पड़ेगी। उस समय मैं भी वही अकड़ दिखाऊंगा जो भी आप अकड़ दिखा रहे हैं। सृष्टि आपको वही चीज देगी वापस। चलिए, तो ये हमारे पास जानकारी होगी। अब किसी कंपनी को अगर स्टडी करना है कि कंपनी बढ़िया है या कंपनी घटिया है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें कंपनी के बिजनेस को स्टडी करना पड़ता है। ठीक है जी। जब भी कंपनी कोई बिजनेस करती है तो जायज सी बात है, या तो वो प्रोडक्ट बेचती होगी, या सीधी सी बात है वो आपकी सर्विसेज बेचती होगी। प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, मेरे पास फिजिकल कंपोनेंट जिसको फिजिकली छुआ जा सकता है, जो मेरे पास टेंजिबल होता है, उसको हमने क्या नाम दिया, प्रोडक्ट का नाम दिया। सर्विसेज का हमने यहाँ पे क्या नाम दिया है, कि जो मेरे पास क्या होता है, इनटेंजिबल होता है, जिसको हम यहाँ पे छू नहीं सकते, उसको हमने क्या नाम दिया, सर्विसेज का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। यानी फॉर एग्जांपल एयरटेल की बात करूंगा, वो हमें टेलीकम्युनिकेशन के कनेक्शन की सेवाएं देती हैं। या टूर्स एंड ट्रेवलिज्म की बात करूंगा, या मैं बदले में ट्रांसपोर्टेशन की बात करूंगा, या लेटर से मैं बोलूंगा पढ़ाने को ही अगर मैं बात करूंगा, टीचिंग की बात करूंगा, या लेटर से हमने बोला हम सिंगिंग की बात करते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें किस कैटेगरी में आएगी, आपकी सर्विसेज की कैटेगरी में आएगी।
अब यानी कि आप ये जानना चाहते हैं कि मैं एक ऐसी कंपनी में पैसा निवेश करूं कि जो कोड़ियों के भाव में मिले और फ्यूचर में उसके बढ़ने के चांसेस मेरे पास बहुत ज्यादा हो जाएं। तो डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, वो पढ़ना पड़ेगा। वो पढ़ना पड़ेगा तब जाके हमारे पास यहाँ पे काम होगा। मानते हो इस बात को? तो कहने का मतलब है कि अब उस कंपनी को कैसे पढ़ा जाता है, कंपनी को स्टडी कैसे करा जाता है, वो कहानी हमें सीखनी है। और ये कहानी काफी लंबी चलेगी, क्योंकि ये जब फैक्टर्स आप सीखेंगे तब जाके आपके दिमाग को सपोर्ट मिलेगा कि यार इस कंपनी में हमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। केवल मात्र इस तरीके से नहीं हम पैसा लगा लेंगे कि हमारा मन कह रहा है, हमारा दिल कह रहा है ये तो अच्छी कंपनी है, मेरे यार ने मेरे दोस्त ने लगा रखा है तो मैं भी वहां पैसा लगा लूंगा, वो भी लगाते हैं लोग। और जैसा कि मैंने पीछे आपको एग्जांपल दिखाया था कि जो हमारे जैन साहब हैं, उन्होंने टिप्स टिप्स में कितना पैसा खराब कर दिया था, आपका 40 लाख रुपए खराब कर दिया था। बात यहाँ पे जैन साहब की नहीं है, यहाँ पे जैन साहब जैसे हजारों लोग हैं जो इस तरह से हरकतें करते हैं। ठीक है ना? तो अब हमें यहाँ पे ये स्टडी करना है कि कंपनी कैसे भापी जाती है, कि अच्छी कंपनी मिल जाए। हमें काफी सारे सवाल मेरे पास आए थे कि सर आपने फिजिक्स वाला की मार्केट वैल्यू कैसे है, एक्चुअल वैल्यू या बुक वैल्यू कैसे पता कर ली? आपको कैसे पता चला कि फिजिक्स वाले की जो औकात है वो 65 रुपए की औकात है, और अभी जो शेयर चल रहा है मान लो 125 रुपए का चल रहा है, तो वो अपनी औकात से ज्यादा चल रहा है? ये बातें हमें कैसे पता चलेगी? हम भी ऐसी कुंडली देखना चाहते हैं कंपनी की, तो बेटा उसके लिए हमें एक डीप स्टडी करना पड़ता है। आई बात समझ में? तो यानी कहने का मतलब यह है कि कल को अगर आपके पास फ्यूचर में 1 रुपया नहीं है आपकी जेब में, पर अगर आपने ढंग से पढ़ाई कर ली और अगर आपने सेबी का एग्जाम दे दिया, ठीक है जी, रिसर्च एनालिस्ट का अगर आपने सेबी का एग्जाम दे दिया, तो भैया आप अपना साम्राज्य बहुत बड़ा कर सकते हैं। बहुत बड़ा कर सकते हैं। बस कुछ नहीं करना आपको, फिर अपनी कंपनी खोलनी है और थोड़ा सा आपको क्या आना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग के स्किल्स आने चाहिए आपको बढ़िया वाले, कि अपनी कंपनी को कैसे फेमस करा जाता है, लोगों को कैसे कन्विंस करा जाए। फिर आपको लीड जनरेट करनी है। फिर आपको अपनी कुछ पास्ट परफॉर्मेंस भी दिखानी कि देखो जी हमने इन कंपनी का नाम लिया था और आज ये कंपनी हमारे पास इतना प्रॉफिट दे रही है हमारे पास। और मैं फिर भी यकीन बता रहा हूँ, कुछ कंपनी तो ऐसी हैं जो मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं, 12-12 लाख रुपए एक साल की सब्सक्रिप्शन के लेते हैं। यानी मोटा मोटा 1 लाख रुपए महीना आपसे सर्विस चार्ज लेंगे केवल 10-12 कंपनियों के साल में नाम बताने के लिए। पर उनका रिसर्च इतना जबरदस्त होता है, इतना तगड़ा होता है कि उसमें प्रॉफिट होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। ठीक है जी? तो ये मैं उन्हीं बच्चों के लिए कह रहा हूँ कि जिनके पास पैसा नहीं है, और मेरे ख्याल से क्लास में सभी के पास पैसा नहीं है। सभी के पास उतना पैसा नहीं है कि वो बहुत मोटा निवेश कर सकें। देखो ना कितना कन्विंस करना पड़ा आप लोग, ये 1000 रुपये लगा दो, 1000 रुपये लगा दो, 1000 रुपये लगा दो। उसके बाद बच्चा बड़ा गर्व महसूस कर रहा है कि सर मैंने 1000 रुपये लगा दी, सर मैंने अकाउंट खोल लिया, सर मैंने वो कर लिया। बताओ, 1000 रुपये वाले में इतनी अकड़ है तो कल को सारा जो 10 लाख लगाता होगा तो उसकी अकड़ कहाँ जाएगी? तो फिलहाल जो कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा होगा तो हम कामयाब बनेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आपको मैं बताता हूँ, एक एक महीने के अंदर रिसर्च एनालिस्ट के मार्केट में कोर्स हो रहे हैं। ठीक है जी? कुछ इंस्टीट्यूट का नाम बता दूंगा, वो आपसे ज्यादा नहीं, 25,000 रुपये की फीस लेंगे, 1 महीना पढ़ाएंगे और बोल देंगे कि हम आपको सेबी का एग्जाम क्लियर करवा देंगे। और वो सेबी का एग्जाम क्लियर करवा भी देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती इसके अंदर। वो आपको 1000 क्वेश्चन का डेमो वर्जन देंगे, उनको बोलेंगे रट लो और आप दे कर आ जाओ। पर बात यहाँ पे सेबी का सर्टिफिकेट की मान्यता वो नहीं है। जो मान्यता ये है कि हम अपने क्लाइंट को जब सर्विस दें तो हम उसको बता सकें कि भैया इस कंपनी में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो वो चीज़ अपने में क्या इन्वॉल्व करती है, अपने में एक डीप स्टडी, गहराई वाली स्टडी इन्वॉल्व करती है, जो अब हम स्टडी करने जा रहे हैं। कि अब हमें ये स्टडी करना है कि हमें किसको स्टडी करना है, हमें कंपनी एनालिसिस को स्टडी करना है। कंपनी की डीप स्टडी करनी है, ये भापने के लिए कि फ्यूचर में हमें इस कंपनी में पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है। ठीक है भैया? और मेरे ख्याल से पूरा 1 साल हम यही पढ़ते रहेंगे कि आओ कंपनी को स्टडी करें, आओ कंपनी को स्टडी करें। साथ में और फैक्टर्स भी स्टार्ट हो जाएंगे, हमारा कॉमोडिटी भी स्टार्ट हो जाएगा, बीच में हमारा क्रिप्टो करेंसी भी स्टार्ट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है जी? यानी हमें एक डीप एनालिसिस करने की यहाँ पे क्या बन जाएगी, हैबिट बन जाएगी। तो फिलहाल अगर फ्यूचर में आप रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहते हैं, और मान लो अगर आप अपनी कंपनी नहीं भी खोलना चाहते हैं, आप जॉब करना चाहते हैं, तो जॉब में भी बड़ी अच्छी वैल्यू है। अगर आप ये प्रमाणित कर देते हैं कि आपने गहराई में जाकर रिसर्च एनालिस्ट वाला कोर्स को पढ़ाई करी है, स्टडी करी है। ठीक है जी? तो अभी हमने यहाँ पे क्या बोला कि हमें कंपनी के बारे में स्टडी करना है। तो मेरा पहला सवाल यहाँ पे क्या है बेटा, कंपनी क्या करती है? तो हमने कहा जी कंपनी हमारे पास धंधा करती है, जिसको हमने क्या नाम दिया, बिजनेस का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। बिजनेस करते हैं, बिजनेस में हमने क्या बोला, दो ही चीजें बिकती हैं। या तो हम कस्टमर को प्रोडक्ट बेचेंगे, या जायज सी बात हम कस्टमर को सर्विसेज बेचेंगे।
ठीक है जी। प्रोडक्ट के बारे में मैंने क्या बोला कि दीज आर द टेंजिबल आइटम, जिसको हम छू सकते हैं उसको हमने क्या नाम दिया, प्रोडक्ट का नाम दिया। और सर्विसेज की बात करूंगा, इसको मैं छू नहीं सकता, और जिसको मैं छू नहीं सकता उसको बदले में हमने क्या नाम दिया, इनटेंजिबल आइटम्स का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ तक क्लियर हो गया? सभी को कंफर्मेशन दीजिए कि जब हम किसी कंपनी को स्टडी करने की बात करते हैं तो हम उसके प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, हम सर्विसेज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जानकारी होगी कंपनी को स्टडी करने के बारे में। ठीक है जी। अब जब कंपनी क्या करती है, जब बिजनेस करती है, तो हर बिजनेस नाम का जो शब्द है बेटा वो जुड़ा होता है एक स्पेशल शब्द से। उस स्पेशल शब्द को हमने बदले में क्या नाम दिया, स्ट्रैटेजी का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। हमने अगर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी की बात करेंगे, इसको चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। हम टीसीएस नाम की कंपनी की बात करेंगे, इसको चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। हम विप्रो की बात करेंगे, विप्रो को भी चलने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। तो बिजनेस के अंदर इस शब्द को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। स्ट्रैटेजी कह लीजिए, या दूसरे शब्दों में आप क्या कह लीजिए कि हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, हर कंपनी की स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है जी। हर कंपनी की हमें क्या स्टडी करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को हमें यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा। तो ये शब्दों का ज्ञान हमारे पास अच्छा होना चाहिए कि जब भी आप किसी कंपनी को स्टडी करना चाहते हैं, उसके अंदर कमजोरियों को स्टडी करना चाहते हैं, उसके अंदर उसकी क्वालिटीज को स्टडी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या खेलना पड़ेगा, हमें स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी नाम का शब्द आपका खेलना पड़ेगा। अब ये जो बेटा स्ट्रेटजी नाम का शब्द है ना, ये सही मायने में ये आपका किससे संबोधित हुआ करता था, वॉर से संबोधित हुआ करता था पहले जमाने में। वॉर के साथ हम स्ट्रेटजी नाम के शब्द का इस्तेमाल करते थे। इंडिया का चाइना के साथ वॉर हो गया, चलो आओ जीतने के लिए हम क्या बनाते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, रणनीति बनाते हैं। ठीक है जी। हमने कहा इंडिया का लड़ाई झगड़ा हो गया पाकिस्तान से, उससे जीतने के लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी, आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। तो यानी कहने का मतलब है कि स्ट्रैटेजी नाम का जो शब्द था या स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट नाम का जो शब्द था, दोनों में जमीन आसमान का फर्क क्या पड़ेंगे। इसका जो संबंध था वो किसके साथ था, आपका वॉर के साथ था। यानी वॉर के साथ ये जोड़ा गया था। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि सर आप अगर कह रहे हो कि स्ट्रेटजी नाम का शब्द वॉर के साथ जोड़ा गया था, तो सर हम तो बिजनेस बिजनेस खेल रहे हैं, हम कौन सा यहाँ पे गोला बारूद मार रहे हैं, हम कहाँ से गोलियां चला रहे हैं। तो आखिरकार बिजनेस नाम का शब्द हमारा स्ट्रैटेजी के साथ कैसे जुड़ गया, या बिजनेस नाम का शब्द मेरा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के साथ कैसे जुड़ गया, ये समझ में नहीं आया। हमने कहा बेटा बिजनेस करना भी अपने में क्या माना गया, वॉर से कम वाली हरकत नहीं मानी गई है। उल्टा वॉर में तो बड़ा आसान है कि सामने चाइना बैठा गोलियां मारो, सामने पाकिस्तान वाला बैठा गोलियां मारो। और जब हम बिजनेस की बात करते हैं, तो बिजनेस के बारे में तो हम ये कहते हैं कि भैया हम गोली खाने के लिए रेडी थे सीने पे, पता नहीं पीठ में आके कौन खंजर मार गया। तो यानी यहाँ पे तो भैया फ्रंट में भी गोली पड़ती है और यहाँ पे बैक में भी गोली पड़ती है। और इसलिए इस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना वॉर के मुकाबले में काफी डिफिकल्ट होता है। और अभी हम इसको संबोधित करेंगे कि हमारा बिजनेस नाम का शब्द जो है वो स्ट्रैटेजी के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि स्ट्रैटेजी नाम का शब्द हमारे वॉर को रेफर करता था। चलो हमने कहा स्ट्रैटेजी नाम का शब्द किसको रेफर करता है, वॉर को रेफर करता है। अब वॉर में हमारे पास बेटा क्या होता है, दुश्मन होते हैं। दुश्मन को अंग्रेजी में हमने क्या नाम दिया, एनिमीज का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है बेटा। दुश्मन को हमने क्या नाम दिया, आपका एनिमीज का नाम दिया। अब मेरे को बताओ, जब हम व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो हमारे पास कितने सारे एनिमीज होते हैं हमारे पास। हमने कहा जी सर अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो हमारे पास तो बड़े सारे एनिमीज होते हैं। जैसे सबसे बड़ा एनिमी मेरे पास कौन होता है आपके जीवन में, कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर का नाम आपने सुना होगा। हमारे पास एक दुश्मन होता है जिसको हमने क्या नाम दिया, कस्टमर। सर कस्टमर भी क्या कभी दुश्मन होता है, मैं कहा बिल्कुल सही बात बेटा। हमने कहा जी हमारे जो देश की सरकार है वो बहुत बड़ा दुश्मन है हमारे लिए। हमने कहा ये जो विदेशी बाजार है, ये जो चाइना वाला हमारी वाट लगाने के लिए बैठा होता है, ये जो हमारा ट्रम्पू बाबा है, ये हमारी वाट लगाने के लिए बैठा हुआ है। ये चाइना वाले हमारी वाट लगाने के लिए बैठे हुए हैं। इधर से मान लो रशिया भी कई बार हमें फोर्स करता है कि अगर ट्रम्पू से संबंध रखे तो मेरे साथ संबंध बिगड़ जाएंगे। इस चीज को हमने क्या नाम दिया, ग्लोबलाइजेशन का नाम दिया। मैंने कहा ये भी हमारे पास दुश्मन की कैटेगरी में आता है। अच्छा जी सर और कोई दुश्मन है हमारा बिजनेस के अंदर, मैं कहा अभी तो शुरुआत हुई है बेटा। हमारे जो सप्लायर्स होते हैं, जो हमें माल प्रोवाइड करते हैं, जिनको दूसरे शब्दों में हमने क्या नाम दिया बेटा, आपका वेंडर्स का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। क्या नाम दे रखा हमने उसको, वेंडर्स का नाम दे रखा है। वो भी हमारा किस कैटेगरी में आता है, हमारे दुश्मन की कैटेगरी में आते हैं।
फिर हमने बोला जी हमारे बिजनेस का एक और दुश्मन है, जिसको हमने क्या नाम दिया, सोसाइटी का नाम दिया। हमने कहा बिजनेस का एक और दुश्मन है मेरे पास, जिसको टेक्निकली हम लोगों ने क्या नाम दिया, पॉलिटिकल फैक्टर्स का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, यानी पॉलिटिक्स का नाम दिया हुआ है। देश की पॉलिटिक्स का नाम हमने यहाँ पे दिया हुआ है। अभी आप जानते हैं कि हमारे देश में कौन सी सरकार चल रही, बीजेपी चल रही है, और उसके टक्कर में कौन सी खड़ी है, कांग्रेस खड़ी है, और कौन सी खड़ी है, आम आदमी पार्टी खड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी में एक बंदा है जिसका नाम है राघव चड्ढा। राघव चड्ढा कौन है सर? बेटा परिणीति चोपड़ा का पति। हाँ सर, अब याद आ गया। परिणीति चोपड़ा का पति सर। परिणीति चोपड़ा कौन है? अरे प्रियंका चोपड़ा की बहन। ठीक है। तो कहने का मतलब ये राघव चड्ढा जो है, ये क्वालिफिकेशन में क्या, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, दिमाग वाला आदमी है, हैंडसम भी है, नो डाउट। शादी के बाद ज्यादा हैंडसम हो गया। बीवी ने आकर उसको सुधार दिया। अब ये जो हमारा राघव चड्ढा है, ये लगा हुआ है, ये बीजेपी की वाट लगाने में लगा हुआ है। वो कौन सी ताई है हमारी, फाइनेंस मिनिस्टर सुषमा ताई। तो जो भी है, अब वो जो हमारी ताई है, उसको वाट लगाने में लगा हुआ है, उसके बजट की बुराई करने में लगा हुआ है, सरकार को तमीज सिखाने के मूड में है कि भैया तुम साले अनपढ़ लोग हो, तुम अंगूठा छाप हो, तुम पता नहीं कहाँ से आ गए यहाँ पे लोकसभा में, राज्यसभा में, और सीट लेके बैठ गए। तुम्हें बिजनेस धंधा देश ऐसे चलाना चाहिए, तभी हमारा देश जो है वो बाकी बड़े बड़े देशों को टक्कर दे पाएगा। तो कहने का मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टी भी हमारा जीना नहीं छोड़ती है। और सबसे प्यारी चीज, सबसे प्यारा और खतरनाक हमारे पास कौन सा है? मैं कहा एक और हमारे पास दुश्मन होता है हमारे बिजनेस का, व्यापार का, जो हमारी वाट लगाने के लिए रेडी रहता है। और आजकल तो कुछ ज्यादा ही हमारी वाट लगाने के लिए रेडी है। और उस व्यापार को बदले में हमने क्या नाम दिया, उस व्यापार को हमने यहाँ पे नाम दे रखा है, डेट इज टेक्नोलॉजी। आई बात समझ में? तो उतारिए इसको फटाफट। हमने कहा जब हम बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस के लिए हमें क्या बनानी पड़ती है, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, या स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बनानी पड़ती है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का हिंदी में क्या मतलब होता है? रणनीति बनानी पड़ती है। अब रण का मतलब तो सर हमारा वॉर होता है, युद्ध होता है। मैंने कहा बिजनेस भी बेटा कोई युद्ध से कम नहीं है। आज का बिजनेसमैन युद्ध ही करता है। जब हम वॉर की बात करते हैं तो वहां पे एनिमीज नजर आते हैं, उसी तरीके से जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो वहां पे भी हमारे पास एनिमीज नजर आते हैं। तो मैंने कह दिया पहला एनिमी मेरे पास कौन सा हो गया भैया, कॉम्पिटिटर हो गया, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया। ठीक है जी, आपका सप्लायर हो गया, सोसाइटी हो गया, साथ में पॉलिटिकल पार्टी हो गया। ठीक है जी, पॉलिटिकल पार्टी हो गया, फिर मेरे पास यहाँ पे आपका टेक्नोलॉजी हो गया। तो शॉर्टकट में मैंने क्या बोला, मैंने कहा जीएसटी। जीएसटी। जी कितनी बार आ रहा है? मैंने कहा दो बार आ रहा है। एस कितनी बार आ रहा है? मैंने कहा सप्लायर हो गया, सोसाइटी हो गया, ये आ गया। टी कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है। तो यानी पांच नाम तो आपको याद हो जाएंगे। तो शॉर्टकट कितने हो गए आपके? दुश्मन कितने हैं? जीएसटी हो गया जी हमारे पास, गवर्नमेंट हो गया हमारे पास, ग्लोबलाइजेशन हो गया, सप्लायर हो गया, सोसाइटी हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया हमारे पास। ठीक है जी। इसके अलावा और कौन है हमारे दुश्मन, देखो फटाफट। हमने कहा हमारे पास दुश्मन में कौन आ रहा है, कॉम्पिटिटर्स भी आ रहा है और कस्टमर भी आ रहा है। तो सी भी मेरे पास कितना हो गया? टू हो गया। और पी मेरे पास यहाँ पे क्या, पॉलिटिकल पार्टी हो गया हमारे पास। ठीक है जी। हमने कहा जीएसटी लगा दिया किसके ऊपर, प्रियंका चोपड़ा चोपड़ा के ऊपर, या कनॉट प्लेस पे, जैसे मर्जी बोल दो आप। शॉर्टकट याद करने का तरीका क्या है कि हमारे पास कितने दुश्मन है? हमने कहा जीएसटी लगा दिया, किस पे लगा दिया, लेटर से प्रियंका चोपड़ा पे लगा दिया। अब जी कितनी बार है? दो बार है। एस कितनी बार है? दो बार है। टी कितनी बार है? एक बार है। पी कितनी बार है मेरे पास? मैंने कहा जी पीवी लेटर से हमारे पास एक है। और सी कितनी बार है? दो बार है। तो जी का मतलब यहाँ पे क्या होगा, गवर्नमेंट हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, एस का मतलब सप्लायर हो गया, सोसाइटी हो गया, टी का मतलब टेक्नोलॉजी हो गया, और पी का मतलब पॉलिटिकल फैक्टर्स हो गया, और सी का मतलब मेरे पास क्या हो गया, कॉम्पिटिटर और कस्टमर्स हो गया। तो ये सारे के सारे मेरे पास कुल मिलाकर आपके दुश्मन है। तो कितने दुश्मन हो गए भैया हमारे पास? आपका दो हो गया, चार हो गया, छह हो गया, आठ हो गया। तो व्यापार के अंदर कितने दुश्मन है हमारे पास? आठ दुश्मन है। इन आठ दुश्मनों से बचने के लिए मेरे को क्या खेलना पड़ता है? हमने कहा हमें एक स्पेशल चीज खेलनी पड़ती है, स्पेशल चीज समझनी पड़ती है, जिसको बदले में हमने क्या नाम दिया, एसएम का नाम दिया, जिसको बदले में हमने क्या नाम दिया, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का नाम यहाँ पे दे रखा है। क्लियर है बात सभी को? उतार लीजिए फटाफट। और जब आपने उतार लिया तो डी नाम का शब्द दबा देना, डी मतलब डन हो गया। तब मैं आपके आगे बढ़ूंगा, और कोशिश करिए आठ के आठ नाम याद करने का प्रयास करिए, क्योंकि ये आठ के नाम आपको समझने हैं। क्योंकि ये आठ नाम की वजह से कंपनी के शेयर के भाव में अप डाउन होता है हमारे पास। ठीक है जी। हमने कहा जीएसटी लगा दिया किसके ऊपर, प्रियंका चोपड़ा के ऊपर। जब आपका कवर हो जाए तो डी नाम का शब्द दबा देना।
बेटा सबका डी आ जाएगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। नी डी आएगा तो अब आराम करेंगे, हम विश्राम करेंगे, हम भी ढीठ ही बनेंगे। तो कहने का मतलब है ये सारे दुश्मन है हमारे पास। इन दुश्मन से हमें क्या करना पड़ेगा, हमने बचना पड़ेगा। ठीक है जी। इनको स्टडी करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहली चीज हमारे पास क्या आता है, आपका कॉम्पिटिटर। क्या कॉम्पिटिटर के बारे में हमें स्टडी करना चाहिए? वो हमारा अंग्रेज है, उस अंग्रेज का नाम क्या है? शाहरुख खान। मैं कभी अपने कॉम्पिटिटर्स पे ध्यान नहीं देता, मैं मेरा कंपटीशन मेरे खुद से है। कोई बंदा मेरे आगे खड़ा नहीं हो पाता। ये ड्रामेबाजी वाली बातें होती है बेटा। ये धंधे में ऐसे नालायक लोगों की बातें नहीं चलती हैं। ठीक है ना? कुछ टीचर होते हैं जो अपने आपको बड़ा ओवर स्मार्ट समझते हैं, शाहरुख खान समझते हैं। ये बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, आपको कॉम्पिटिटर्स को स्टडी करना पड़ेगा, चाहे आपका बिजनेस स्मॉल लेवल का हो, चाहे मीडियोकर लेवल का हो, चाहे टॉप लेवल का हो। अगर आज आप बिजनेस करते हैं या मान लो किसी आप कंपनी में पैसा निवेश करते हैं, फिजिक्स वाला में अगर आप पैसा निवेश करते हैं, तो सबसे पहले आप ये पता लगाएंगे ये कंपनी मेरी स्मॉल लेवल पे है या मिडिल लेवल पे है या टॉप लेवल पे है। पहले आप ये पता लगाएंगे। अगर मान लो कंपनी स्मॉल लेवल में आती है तो हम कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स को स्टडी करेंगे? स्मॉल लेवल वाले करेंगे। अगर कंपनी मीडियोकर लेवल में आती है तो मीडियम लेवल में करेंगे। अगर कंपनी हमारी टॉप लेवल पे आती है तो हम टॉप लेवल के बंदों से आपस में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। शाहरुख खान ने डिसाइड करा बिजनेस करने के लिए, उसने क्या डिसाइड करा? उसने डिसाइड करा कि मंगल बाजार जो लगता है मेरे पास, मंगल बाजार, सोम बाजार, बुध बाजार, शुक्र बाजार, शनि बाजार, वहां पे क्या करेगा? ये रेडी लगाएगा और वहां पे कपड़े बेचेगा। ठीक है ना? वो क्या कहते हैं, रस्ते का माल सस्ते में, ऐसा डायलॉग मारेगा और ये माल बेचना स्टार्ट कर देगा। अब जब ये माल बेचना स्टार्ट करेगा तो कल को हमने शाहरुख खान से पूछा, शाहरुख खान भैया तेरे कंपटीशन में कौन आता है? कहता है मेरे कंपटीशन में टाटा है। हमने कहा टाटा? टाटा कैसे तेरे कंपटीशन में आ गया? रे उसका एक ब्रांड है जूडियो नाम का, उसका मेरा कंपटीशन है, वो भी कपड़ा बेचता है, मैं भी कपड़ा बेचता हूँ। बताओ अब ये मेरे को बताओ, ये कंपटीशन जायज है कि नाजायज है? जायज जे, नाजायज एन। दबाओ भैया बटन। अगर शाहरुख खान हमारा कंपटीशन कंपेयर करता है तो फटाफट बताओ ये जायज है कि नाजायज है? काफी सारे बच्चों ने यहाँ पे इसको जायज भी बोला है। आर के ने जायज बोल दिया, आर ने नाजायज बोल दिया। अब आर के का जो भी नाम है उसको पता ही होगा। ठीक है जी। और भी लोगों ने यानी कि समझ नहीं पाया बात को। यानी कहने का मतलब है शाहरुख खान वाला बंदा जो है वो रेडी में माल बेच रहा है भाई, वो अपना कंपटीशन जूडियो को कैसे बना सकता है? इम्पॉसिबल है। तो कंपटीशन की भावना वहां पर आनी चाहिए जहां पे रिसोर्सेज के अंदर थोड़ी बहुत तो सिमिलैरिटी हो। भाई फॉर एग्जांपल मान लो आप 100 करोड़ की कंपनी हो, अगर आप 1000 करोड़ से कंपटीशन करना चाहते हो, मैं कह रहा हूँ कर लो भैया। अब तुम्हारी औकात ही 10,000 रुपए की है और तुम 100 करोड़ की कंपनी से कंपेयर करने जा रहे हो, तो यानी ये तो बात गलत हो जाएगी ना आपकी। तो यानी ये जो कंपटीशन कंपैरिजन है ये अपने में किस कैटेगरी में आ गया? आपका नाजायज कैटेगरी में आ गया, जो कि राइट सोच नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपने कॉम्पिटिटर्स को सिलेक्ट करना है। क्योंकि अगर मान लो वो शाहरुख खान भाई जो रेडी लगाता है वो अपना टर्नओवर चेक करने जा रहा है टाटा के जूडियो ब्रांड से, तो बताओ इसको रात रात में सुसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे कुछ हजारों रुपए का होगा, यहाँ पे कुछ करोड़ों रुपए का होगा। और दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? बड़ा तगड़ा गैप आ जाएगा। शाहरुख खान अपनी नजरों में गिर जाएगा। गलती से बीवी के आगे बैठ गया तो बीवी ने वो पत्थर मारना है, वो थप्पड़ मारना है, उसने क्या करना है? उसने कहा लाओ जी फंदा लाओ या चूहे मारने की दवाई लाओ, आज ही सारी खत्म करता हूँ। तो यानी क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका एक रॉन्ग कैलकुलेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा हमारे पास। तो कॉम्पिटिटर जो भैया आपको सिलेक्ट करना है वो तमीज से सिलेक्ट करना है। थोड़ा बहुत नियर बाय होगा, बढ़िया होगा, थोड़ा मोटिवेशन के लिए आगे बढ़ेगा, वो भी ठीक है। पर जमीन आसमान का डिफरेंस हमें रिक्वायर्ड नहीं है। बता दो भैया, समझ में आया नहीं आया? समझ में आ गया तो डी दबा दो, और अनसेटिस्फाइड हो तो यू दबा देना। अनसेटिस्फाइड हो तो यू दबा देना। अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं है, बहस हम पूरी करेंगे, डरने वाली कोई बात नहीं है।
सभी सेटिस्फाइड हो गए कि ठीक है भैया, हमें कॉम्पिटिटर्स को स्टडी करना है, बहुत बढ़िया। बेटा जब हम कॉम्पिटिटर्स को स्टडी करते हैं तो मैंने यहाँ पे ये बोला, जो कॉम्पिटिटर्स मेरे पास होते हैं वो कायदे से कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं मेरे पास। एक का नाम मेरे पास क्या होता है, आपका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर। और एक नाम मेरे पास क्या होता है आपका, डैट इज इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स। हमने कहा बच्चों हमारे पास कितने तरह के कॉम्पिटिटर्स होते हैं, दो तरह के कॉम्पिटिटर्स होते हैं मेरे पास। एक का नाम डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है और एक का नाम इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर है। चलो अच्छी वाली बात है। अब इससे हमारा यहाँ पे क्या लॉजिक है, मैंने कहा जी हमारे पास एक कंपनी है, कार वाली कंपनी। और कार वाली कंपनी में आपने ऑडी का नाम सुना होगा, आपने बीएमडब्ल्यू का नाम सुना होगा, और आपने मर्सिडीज का नाम सुना होगा। ठीक है नहीं। अब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से इन सबका जो लेवल है वो सेम ही है। सबकी जो गाड़ियों की रेंज है, लेटेस्ट हमने कह दिया 50 लाख से लेकर तकरीबन हमारे पास मान लो 5 CR के बीच में सबकी गाड़ियां आई रही हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि यार ये सारे के सारे एक दूसरे से क्या नजदीकी कॉम्पिटिटर हैं, सिमिलर कॉम्पिटिटर हैं। और क्योंकि तीनों के तीनों जो हैं वो अपने में एक लग्जीरियस गाड़ी बेचने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है भैया। तो अब इनके बीच में जो कंपटीशन है वो डेफिनेटली किस तरह का कंपटीशन है, ये सब जैसे मान लो ये शाहरुख खान है, शाहरुख खान के पास तकरीबन 10 करोड़ रुपए पड़े हैं और शाहरुख खान कह रहा है मेरे को गाड़ी परचेज करनी है। तो अब 10 करोड़ ऑडी भी लेना चाहेगा, बीएमडब्ल्यू भी लेना चाहेगा, मर्सिडीज भी लेना चाहेगा, और तीनों में कंपटीशन हो जाएगा। और तीनों के सेल्समैन ये चाहेंगे कि शाहरुख खान के 10 करोड़ रुपए का जो पैसा है वो हमारी गाड़ियों में निवेश होना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट सिमिलर कैटेगरी का है। तो इस तरह के कॉम्पिटिटर्स को बेटा हमने बदले में क्या नाम दिया, इस तरह के कॉम्पिटिटर्स को बदले में हमने नाम दे दिया डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स। क्लियर है। बता दो भैया, सेटिस्फाइड या अनसेटिस्फाइड। एस नाम का शब्द रिफ्लेक्ट करेगा सेटिस्फाइड, और यू नाम का शब्द रिफ्लेक्ट करेगा अनसेटिस्फाइड। ठीक है भैया, फटाफट जवाब दे दो यार। सेटिस्फाइड 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 सेटिस्फाइड, कोई भी अनसेटिस्फाइड नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल पर्सनैलिटी। बहुत बढ़िया, दिमाग के धनी हो आप लोग, बुद्धिजीवी लोग हो आप। बहुत बढ़िया। तो यानी कहने का मतलब ये हमारे पास डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है, इनको हमें स्टडी करना पड़ेगा। अब ये कह रहा है कि भैया हमें कार वाली कंपनीज को इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स को भी स्टडी करना पड़ेगा। अब मैं आप बच्चों से पूछना चाहता हूं कि किसी के पास कोई ज्ञान है कि इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स कौन से होते हैं हमारे पास। क्या किसी बच्चे को कोई ज्ञान है कि इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स कौन से होते हैं। टाइप करो, कोई बच्चा अगर जवाब देना चाहता है तो। इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स के बारे में ज्ञान है आपको। आओ देखते हैं, सब खामोश हो गए। मैंने कहा जी शाहरुख खान के पास कितना पैसा पड़ा हुआ है, शाहरुख खान के पास 10 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। शाहरुख खान क्या कहता है, शाहरुख खान कहता है बीवी कार परचेज करनी है। उसकी बीवी का नाम क्या है, गोरी खान। वो गोरी को बोलता है, बेटा गोरी को कहता है हम कार परचेज करेंगे। कार हमारी आ रही है कितने की, 6 करोड़ की आ रही है गाड़ी, हम ये परचेज करेंगे। बीवी कहती है, गोरी खान कहती है नहीं शाहरुख, हम गाड़ी परचेज नहीं करेंगे, हम वर्ल्ड टूर पे जाएंगे, हम पूरा विश्व भ्रमण करेंगे, और लेटेस्ट से हमारा खर्चा आएगा अगेन 6 करोड़ का। अब मेरे को यहाँ पे बताओ, दोनों के बीच में घमासान युद्ध हो गया। वो कह रहा है वैलेंटाइन डे में तेरे को कार लेता हूँ 6 करोड़ की, गोरी खान कह रही नहीं, पूरा भैया संसार घुमा, पूरा वर्ल्ड टूर कर। यानी मान लो यहाँ पे भी खर्चा 6 करोड़ का और यहाँ पे भी खर्चा कितने का, 6 करोड़ का है। अब ये दोनों कंपनी, एक कार वाली कंपनी और एक साथ में टूर्स एंड ट्रेवलिज्म वाली कंपनी, इन दोनों में कंपटीशन हो जाएगा कि शाहरुख खान के 6 करोड़ को कौन मारेगा। हालांकि नेचर ऑफ बिजनेस यहाँ पे क्या डिफरेंट है, नेचर ऑफ बिजनेस यहाँ पे डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है, कोई मैचेबिलिटी नहीं है। एक टेंजिबल माल बेच रहा है और एक इनटेंजिबल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। अब ऐसे वाले कॉम्पिटिटर्स को हमने क्या नाम दिया, हमने क्या बोला, ऐसे वाले कॉम्पिटिटर्स को हमने इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स का नाम यहाँ पे दे दिया। क्लियर है बात सभी को, इसको हमने बदले में क्या नाम दे दिया, इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स का नाम दे दिया है। तो अब मेरे को जवाब दो, सेटिस्फाइड या अनसेटिस्फाइड। क्या इनके बीच में आपस में कंपटीशन होगा, क्या इन बड़ी बड़ी कंपनीज को आपस में कॉम्पिटिटर को स्टडी करना चाहिए, बिल्कुल स्टडी करना चाहिए भैया। सवाल है 6 करोड़ का, सवाल है 6 करोड़ शाहरुख खान के हमारे पास आने चाहिए। बात समझ में आ रही है, पर दोनों मियां बीवी में से कोई मानने को तैयार नहीं, दोनों ढीठ हैं। वो कह रहा नहीं भैया मेरे को तो गाड़ी परचेस करने का, परचेस करने का। वो कह रही मेरे को वर्ल्ड टूर जाने का, तो मेरे को वर्ल्ड टूर जाने का।
अब इनके बीच में क्या होगा, घमासान युद्ध हो गया, यानी किसके बीच में युद्ध युद्ध हो गया, कार वाली कंपनी के बीच में और टूर्स एंड ट्रेवलिज्म में युद्ध हो गया, यानी शाहरुख खान के अंदर, एसआरके के अंदर और गोरी खान के अंदर युद्ध हो गया। अब भैया युद्ध इतना भयंकर हो गया कि इन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हमें डाइवोर्स चाहिए। सर कैसी मनहूस बातें कर रहे हो आप। अब यहाँ पे क्या हो गया, डाइवोर्स वाली गेम आ गई, हमें डाइवोर्स चाहिए। और डाइवोर्स के लिए कौन आ गया सामने, वकील साहब आ गए। वकील साहब कह रहे हैं जी मैं आपको डाइवोर्स दिला दूंगा, बदले में मेरी फीस लगेगी 6 करोड़ की। बताओ, इसने भी क्या मांग लिया, 6 करोड़ रुपए मांग लिया। कार ने भी क्या मांगे थे, 6 करोड़ रुपए मांगे थे। टूर एंड ट्रेवलिज्म ने भी क्या मांगा था, 6 करोड़ रुपए मांगा था। अब बताओ, हमारी जिंदगी में एक और कॉम्पिटिटर आ गया जिसका साला कोई मैच ही नहीं है। दूर दूर तक कोई मैच नहीं था वकील बाबू का। फिर भी इसने किसकी डिमांड करी, 6 करोड़ रुपए की आपकी डिमांड कर दी। और ऐसे बंदे को भी हमने क्या नाम दिया कि ये भी हमारा किसका पार्ट बन गया, इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर का डिमांड हमारे पास पार्ट बन गया। बताओ भैया, सेटिस्फाइड या अनसेटिस्फाइड। हमारी जिंदगी में एक और आदमी आ गया, वो है वकील साहब। कह रहे हैं जी आपको डाइवोर्स दिला दूंगा, चिंता मत करो, 6 करोड़ का खर्चा आ जाएगा। बताओ वो 6 करोड़ रुपए कहाँ कहाँ भटक सकते हैं हमारे पास, वो हमारे BMW कार वाली इंडस्ट्री में जा सकते हैं, वो टूर्स एंड ट्रेवलिज्म में जा सकते हैं, और वो डाइवोर्स के सेक्शन में भी जा सकते हैं। ठीक है ना, बाकी लोगों को मौत आ रही है जवाब देने में, सेटिस्फाइड अनसेटिस्फाइड लिखने में, जवाब देने में मौत आ रही है। बेटा अगली बार मैं ना बैच से बाहर निकाल दूंगा, अभी भी 4 बच्चे रह गए हैं। अब अभी भी बेशर्म एक रह गया है। हाँ अब आया तेरे बेटा, जो आखिरी तेरा जवाब आया ना, अभी देखता हूँ तेरे को मैं। है ना, तेरे को आवाज जरा लेट पहुंच रही है। और ये लेट वाले भाई साहब कह रहे हैं अनसेटिस्फाइड। क्या भैया अनसेटिस्फाइड वाली क्या बात है, क्या समझ में नहीं आया आपको यहाँ पे। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि भाई आप ये समझिए कि हमारे बिजनेस के अंदर कितने तरह का कंपटीशन होता है। जब मैं व्यापार करने की बात करता हूँ, जब मैं बिजनेस करने की बात करता हूँ, तो बिजनेस के अंदर हमारे पास क्या आता है, कॉम्पिटिटर्स आते हैं। और मैंने क्या बोला, कॉम्पिटिटर्स कितने तरह की होते हैं, आपने कहा 2 तरह की होते हैं। एक का नाम होता है डायरेक्ट कॉम्पिटिटर और एक का नाम होता है मेरे पास इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर। मैंने कहा जब हम कार खरीदने की बात करते हैं, तो हमारे पास 3 कंपनी हमारे पास आ गई, मर्सिडीज बेंज आ गई, ऑडी आ गई, और हमारे पास BMW आ गई। इनके बीच में जो कंपटीशन है उसको हमने क्या नाम दिया, डायरेक्ट का नाम दे दिया। और जब मैं IDC की बात करता हूँ, इनडायरेक्ट कंपटीशन की बात करता हूँ, तो मैंने कहा जी यहाँ पे आपका टूर्स एंड ट्रेवलिज्म वाली कंपनी आ गई मेरे पास, यहाँ पे कार वाली कंपनी आ गई, और यहाँ पे वकील साहब आ गए डाइवोर्स दिलाने के लिए। तो यानी अल्टीमेटली ये जो मेरे पास कॉम्पिटिटर्स हैं, जो मेरा 6 करोड़ रुपए हथियाने के बारे में सोच रहे हैं, मेरा मतलब शाहरुख खान का 6 करोड़ रुपए हथियाने के बारे में सोच रहे हैं, इस तरह के कंपटीशन को हम लोगों ने क्या नाम दिया, इनडायरेक्ट कंपटीशन का नाम यहाँ पे दे दिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी को। अब देखो यहाँ पे कार वाली कंपनी क्या कह रही है, कार वाली कंपनी शाहरुख खान को कह रही है, क्या कह रही है, सर कार खरीद लो, 6 करोड़ की कार खरीद लो, हम यहाँ पे लकी ड्रॉ निकालेंगे। लकी ड्रॉ के पिटारे में जिस बंदे का नाम आएगा उसको वर्ल्ड टूर फ्री में मिल जाएगा। अब शाहरुख खान कन्विंस कर रहा है कि भगवान एक काम करते हैं, गाड़ी परचेज कर लेते हैं और वर्ल्ड टूर तो हमारा फ्री में निकल ही आएगा। ये कार वाली कंपनी की स्ट्रैटेजी है, मार्केटिंग है। अब टूर एंड ट्रेवलिज्म वाले क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया हमारे साथ वर्ल्ड टूर पे जाओ, हमें 6 करोड़ रुपया दो, हम तुम्हें पूरा वर्ल्ड घुमाएंगे, और हम भी लक्की ड्रॉ निकालेंगे। और अब की बार लक्की ड्रॉ में जिसका नाम आएगा उसको 6 करोड़ की गाड़ी दे देंगे। अब गोरी खान यहाँ पे कह रहे हैं कि शाहरुख तुम कैसे बेवकूफ इंसान हो, आओ हम वर्ल्ड टूर पे जाते हैं और गाड़ी तो निकल ही आएगी। दोनों ही चालाक बन रहे हैं, पर इस चालाक में रोटी कौन खा गया, चालाकी में रोटी खा गया बंदर। और बंदर कौन था, हमारे वकील साहब, जिन्होंने किस में हेल्प करा, डाइवोर्स दिलाने में हेल्प करा। फटाफट जानकारी दो, सेटिस्फाइड या अनसेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड अनसेटिस्फाइड का मतलब है कि जो लेक्चर मैंने आपको दिया है वो क्लियर है कि क्लियर नहीं है। ठीक है भैया, क्लियर है सभी को। वेरी गुड, जिसको क्लियर नहीं है वो यहाँ पे मैसेज भेज देना मेरे को, 8750519151। कोई बच्चा अगर किसी तरीके से बहस करना चाहता है तो यहाँ पे बहस कर सकता है, 8750519151। क्योंकि आपको क्या बनना है, आपको खतरनाक वाला रिसर्च एनालिस्ट बनना है। गरीबी आपके यहाँ पे छाई हुई है, पैसा आपके पास है नहीं है, तो भैया हम तो दूसरों का पैसा लगाएंगे, उनको कमा के देंगे, और हम खुद भी पैसा उनसे ले लेंगे।
पर यस, अगर हमारे पास ज्यादा पैसा होता, हमारे पास भी पिताजी ने 40 लाख रुपए दे रखे होते, तो हमें पढ़ाई कम करनी पड़ती है, पर क्योंकि हमारे पास 40 लाख रुपए नहीं है, इसलिए हमें पढ़ाई ज्यादा करनी पड़ेगी। इसलिए हमारा 1 साल का यहाँ पे समय लगेगा। हाँ, जिस दिन आपके पास 40 लाख रुपए आ जाए लगाने के लिए, पढ़ाई छोड़ देना। ठीक है जी। बच्चा कह रहा है नंबर फिर से लिख दो सर। लो जी। हमने कहा 8750519151। ये बड़ा स्पेशल नंबर है मेरा। इस नंबर को मैंने खरीदने के लिए 15,000 रुपए की रिश्वत दी थी। सर ऐसी क्या खास बात है बेटा, न्यूमरोलॉजी वाली बात है इसके अंदर। वो आप नहीं समझेंगे, मैं समझूंगा। तो उतार लो भैया, 8750519151। ठीक है, तो आपको कंपटीशन के बारे में जानकारी हो गया, तो हमने क्या बोला? क्या कंपनी का दुश्मन कॉम्पिटिटर्स है? बिल्कुल है कॉम्पिटिटर्स। हमारी टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री चल रही थी हमारे पास। टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री चल रही थी, तो हमारे पास क्या था? एयरटेल नाम की कंपनी थी हमारे हिंदुस्तान में। MTNL नाम की कंपनी थी मेरे पास। BSNL नाम की कंपनी थी। MTS नाम की कंपनी थी मेरे पास। एक एयरसेल नाम की कंपनी थी। हमारे पास वोडाफोन नाम की कंपनी भी थी हमारे पास। आइडिया नाम की कंपनी भी थी। टाटा नाम की कंपनी भी थी। एक डोकोमो नाम की सर्विस भी थी हमारे पास। ऐसे बड़ी सारी कंपनी हमारे हिंदुस्तान में चल रही थी। ये जितनी कंपनी थी सारी चोर कंपनी थी। इसमें सबसे बड़ा चोर हमारा ये था। कहता था कि भैया 1 GB का इंटरनेट का डेटा मिलेगा, महीने का 300 रुपये देना पड़ेगा। फिर बाजार में इसमें एक नाम और आ गया, रिलायंस कम्युनिकेशन। अनिल अंबानी की कंपनी। अनिल अंबानी की कंपनी। फिर बाजार में अचानक एक प्लेयर आ गया हमारे पास। उस प्लेयर का नाम क्या था? जियो। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का ब्रांड। मुकेश अंबानी का ब्रांड। आते सार इसने क्या बोल दिया कि जियो की सिम हम क्या देंगे आपको, फ्री देंगे। अब जैसा हिंदुस्तान में परंपरा होती है कि फ्री की चीज़ है, तो लोग क्या समझते हैं, अबे ये तो घटिया होगा। तो क्या हुआ, 100 में से 70 बंदों ने फ्री के मजे लिए, और जो 30 अकड़ दिखा रहे थे ये तो घटिया है, ये हमारे बिलो स्टैंडर्ड है, उन लोगों ने दुत्कार दिया। फिर पता नहीं क्या हुआ, जियो के आते ही एयरटेल के कनेक्शन काम करने बंद हो गए। भगवान जाने पता नहीं कौन सा कोइंसिडेंट हो गया। मैं नहीं कह रहा कि जियो वाले ने कोई हैकर बिठा दिए होंगे, या एयरटेल के पावर को कंज्यूम कर दिया होगा, या साइबर सिक्योरिटी के अंदर एक अटैक होता है जिसको हम कहते हैं डिनायल एक्सेस ऑफ सर्विस अटैक। लिख लो बेटा। साइबर सिक्योरिटी के अंदर एक अटैक होता है जिसको हम कहते हैं डिनायल एक्सेस ऑफ सर्विस अटैक। ये ऐसा अटैक होता है जो कि अच्छे अच्छे सर्वर को डाउन कर देता है बेसिकली। पता नहीं, ख्याल आया, मैं कंफर्म नहीं करता, कि शायद क्या पता जियो की टीम ने कुछ ऐसा ही एयरटेल के सर्वर के साथ करा हो। पर ऐसा हुआ कि जब जियो का सर्वर आया, जियो का सिम आया, तो एयरटेल के काम करने थोड़े बंद कर दिए। ठीक है जी। तो मैं भी यही सोचता था कि यार फ्री का जियो आ रहा, बेकार ही होगा। फिर मैंने कहा चलो यार ट्राई मार लेते हैं। फिर मैंने जियो को ले लिया, मैंने भी फ्री में लिया। जब वो फ्री में दे रहा तो मेरे को भी फ्री में मिलेगा। पर मैंने ये देखा यार, ये तो क्वालिटी बेस्ट है। साला 1 सेकंड के अंदर मेरी कॉल मिल जाती है। अब हिंदुस्तान में जब हम मोबाइल फोन की बात करते हैं, तो मोबाइल फोन का मतलब आज की डेट में क्या है? मोबाइल फोन का मतलब है मेरा आज की डेट में बिजनेस, व्यापार। ये मोबाइल फोन से हम ट्रांजेक्शन करते हैं, बच्चों की इंक्वायरी सॉल्व करते हैं, बच्चों को हम फीस लेते हैं, तो यानी मोबाइल फोन मतलब बिजनेस है हमारे पास। अब मैं एयरटेल की सिम लेकर बैठा हूँ, वो हैंग कर रही है, उसमें सिग्नल नहीं मिल रहे हैं, सैटेलाइट ब्रेक हो रहे हैं, कनेक्शन ब्रेक हो रहे हैं। और जियो की सिम जो बाजार में फ्री मिल रही थी, उसके मजे आ गए मेरे पास। अब क्या जियो ने अटैक मारा, इसने इतना भयंकर अटैक मारा, इतना भयंकर अटैक मारा, कि मात्र मार्केट में आज की डेट में दो ही कंपनी है। एक का नाम एयरटेल है, एक का नाम वोडाफोन आइडिया, और एक का नाम जियो है। और जितनी भी मिसलेनियस कंपनी है वो सबकी सब पिट गई। सर BSNL MTL भी तो मार्केट में भी है, बेटा मात्र 1% का शेयर है उसका बस। बताओ ऐसे गरीबों का हमने क्या करना। तो मोटे मोटे तौर पे बाजार में कितनी कंपनियां बैठी हैं मेरे पास? मैंने कहा जी एयरटेल मेरे पास बैठा हुआ, वोडाफोन मेरे पास बैठा हुआ, जियो मेरे पास बैठा हुआ। पेन मेरा फिर रुक गया साला। 2 मिनट रुको यार। चलो। मीटिंग ऑडियो मे नॉट बी फुली रिकॉर्डेड।
गॉट इट। ठीक है भैया, तो कहने का मतलब मेरे पास यहाँ पे ये आ रहा है कि बच्चे ये जितनी भी कंपनी थी ये मार्केट में पिट गई। डोकोमो खत्म हो गया, एमटीएस खत्म हो गया, एयरसेल खत्म हो गया, वोडाफोन के बुरे हाल हो गए। वोडाफोन हमारी एक इंटरनेशनल कंपनी मानी जाती है, यूके की कंपनी मानी जाती है। और हिंदुस्तान का जो आईडी है, दोनों ने मिलकर क्या कर लिया, आपस में मर्जिंग कर लिया। जब दो कंपनी ने हाथ मिलाया तो उसको बदले में हम क्या कहते हैं बेटा, ये शब्द आप सीख लो, मर्जिंग। कल को मार्केट में कोई इन्फॉर्मेशन आएगी कि जियो ने किसी कंपनी के साथ मर्ज करा, फिर मैं आपसे सवाल करूंगा, बताओ इस मर्जिंग से क्या शेयर का भाव बढ़ेगा कि शेयर का भाव गिरेगा? बात समझ में आ रही है? तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भैया मान लो जियो ने किसी कंपनी के साथ हाथ मिला लिया, उसको अपने अंदर मर्ज कर लिया। तो भैया मैं ये जानना चाहता हूँ कि जियो के प्राइस हमारे पास बढ़ेंगे या गिरेंगे, तो डिपेंड करता है कि जिसके साथ मर्ज करा है वो कितनी बढ़िया कंपनी है हमारे पास। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा जी, एक लड़का है, ठीक है जी, ये मान लो 100 करोड़ का आदमी है। इसने शादी कर ली, वाइफ बन गई इसकी। वो वाइफ जो थी वो गरीब घर की थी। अब बताओ क्या इस मर्जिंग से कुछ फायदा हुआ? फाइनेंशियल टर्म्स में कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा, मैंने कहा ये एक लड़का है, ये 100 करोड़ का है। मैंने कहा इसकी बीवी आ गई, ये 200 करोड़ की आ गई। अब मर्जिंग से क्या बेनिफिट मिला? पार्टी कितने की बन गई? 300 करोड़ की। अब बताओ यहाँ पे क्या शेयर का भाव बढ़ना चाहिए? बिल्कुल बढ़ना चाहिए। तो जब हम मर्जिंग की बात करते हैं तो मर्जिंग के टाइम पे दोनों कंपनीज की औकात को देखा जाता है। और ये देखा जाता है कि दोनों के जुड़ने से, ये शब्द नोट कर लेना, सिनर्जी आएगी या डी एनर्जी आएगी। क्या बोला मैंने कि दो कंपनियां जब आपस में हाथ मिलाएंगे तो सिनर्जी आएगी या डी एनर्जी आएगी? आई बात समझ में? सिनर्जी आएगी या डी एनर्जी आएगी? और अगर सिनर्जी आएगी तो शेयर का भाव मेरे पास बढ़ जाता है, और डी एनर्जी आएगी तो शेयर का भाव मेरे पास यहाँ पे गिर जाता है। राइट? तो कहने का मतलब यहाँ पे ये आ रहा है कि भाई जियो जो है हमारे पास जब बाजार में आया, क्या ये एयरटेल के लिए हमारा कॉम्पिटिटर था? बिल्कुल था सर, कॉम्पिटिटर। अब फटाफट जवाब देना, ये डी कैटेगरी का कॉम्पिटिटर है कि आई कैटेगरी का? डी का मतलब क्या? डायरेक्ट। और आई का मतलब है इनडायरेक्ट। तो आप बताइए कि जियो जब मार्केट में लॉन्च हुआ, जिसने एयरटेल की वाट लगाई, जिसने वोडाफोन की वाट लगाई, जिसने आइडिया की वाट लगाई, ये किस कैटेगरी का कॉम्पिटिटर माना गया है? इसने बीएसएनएल के परछत्ते उड़ा दिए, इसने एमटीएल को बर्बाद कर दिया, एमटीएस को बर्बाद कर दिया, इसने एयरसेल नाम की कंपनी को बर्बाद कर दिया, हच को बर्बाद कर दिया। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? क्या इस सवाल, ये बहुत टेढ़ा सवाल कर दिया क्या मैंने कि बच्चों के जवाब ही नहीं आ रहे हैं? क्या सवाल पूछा मैंने कि जब जियो बाजार में आया ये किस कैटेगरी का कॉम्पिटिटर है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? ये एस वाले भाई साहब ने कह दिया आई, आई नाम का शब्द दबा दिया। भाई साहब आई में आपने इनडायरेक्ट का नाम दिया, कहाँ से इनडायरेक्ट बन गया? कहाँ से इंडेक्स बने? होली आने में तो बड़ा टाइम है, भांग खाने में बहुत बात की बातें हैं। दिमाग का संतुलन तो मेंटेन करना पड़ेगा। जियो का नेचर ऑफ बिजनेस सेम है, एयरटेल का नेचर ऑफ बिजनेस सेम है, दोनों का लेवल ऑलमोस्ट इक्वल है। तो ये हमारे पास किस तरह का कंपटीशन में आ गया? हमारा डायरेक्ट कंपटीशन की कैटेगरी में आ गया। क्या इसने कंपनियों को बर्बाद करा? बिल्कुल बर्बाद करा। मुकेश अंबानी ने किसी को नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि उसके अपने भाई की कंपनी थी जिसका नाम क्या था, अनिल अंबानी। अनिल अंबानी, रिलायंस कम्युनिकेशन नाम की, आरकॉम नाम की कंपनी थी हमारे पास। देखो भैया जरा, हमने क्या बोला, आरकॉम नाम की कंपनी थी हमारे पास। आज मैंने यहाँ पे लिख दिया आरकॉम। ठीक है जी, या लेटर से मैंने यहाँ पे देखना क्या लिखा, आरकॉम शेयर प्राइस। देखो जरा हालत देखो, हालत देखो, चार्ट की हालत देखो जरा, कहाँ तक चला गया था हमारा रेट। लेटर से मान लो ये हमारा रेट, ये तो बहुत हमारा बेकार का रेट दिखा रहा है। और अभी का रेट हमारा देखो कितना आ रहा है, 1 रुपये 5 पैसे। 1 रुपये 5 पैसे मैक्सिमम लेवल में चला जाता हूँ मैं। अब देखो जरा, मजा आएगा। शेयर का भाव था हमारे पास ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे 800 रुपये के आसपास, 760 रुपये, 800 रुपये के आसपास। आज ये शेयर कितने का मिल रहा है? 1 रुपये 5 पैसे का। अब सोचो प्रथम की क्या हालत होती। प्रथम भाई ने क्या करा होता? प्रथम भाई ने यहाँ पे शेयर परचेज करा होता मान लो 760 रुपये का। और ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कितने साल हो गए, मान लो 2008 लगा लो, 2007 लगा लो। अब ये शेयर हमारा नीचे गिरते गिरते यहाँ पर आ गया।
यानी अगर मैं बोलूंगा जी अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है, तो आप बदले में क्या जवाब दोगे? सर डाउन ट्रेंड है मेरे पास। अब बताओ यहाँ पे आ गया मेरे पास, कितना आ गया? 1 रुपया 5 पैसे का आ गया। अब बताओ प्रथम की क्या हालत होगी? सर ये तो बहकी बहकी बातें करेगा। हमने इसको रोड में अपने आप से बातें करते हुए देखा है। कभी दीवार के आगे कभी पेड़ के आगे बातें करता रहता है ये। क्योंकि यहाँ पे इसने कितना पैसा लगा रखा था? ज्यादा नहीं, 1 CR लगा रखा था। अब बताओ 760 रुपए की चीज की 1 रुपए की होगी। अब ये उम्मीद कर रहा है कि 1 रुपए से मेरा शेयर दोबारा 760 में आएगा और तब मैं उसको काटूंगा। भाई साहब जिंदगी कट गई। इस कंपनी का जो मालिक है अनिल अंबानी, उसने हाथ खड़े कर दिए। उसने कह दिया, अपने घर के आगे दिया जला दिया। कहता जी मेरा दिवालिया घोषित हो गया है, मैं बैंक करप्ट हो चुका हूं। अब बताओ, बताओ मेरे को जवाब दो, क्या पढ़ाई की आवश्यकता है कि नहीं है? क्या पढ़ाई की आवश्यकता है कि नहीं है? यस या नो? जल्दी जवाब दो। अच्छा कोई नो वाला है तो क्लास से बाहर निकल जाए, अभी निकल जाए बाहर। सारे कह रहे हैं यस। बहुत ज्यादा है। क्या यहाँ पे स्टॉप लॉस की औकात की जरूरत थी कि नहीं थी? हालांकि जब हम फंडामेंटल एनालिसिस खेलते हैं तो वहां पे स्टॉप लॉस की बात नहीं होती। स्टॉप लॉस की बात केवल किस जगह पे होती है? ट्रेडिंग वाली जगह पे होती है। मैंने कहा था जब हम पैसा निवेश करते हैं तो 3 तरीके से करते हैं। ITO, ITO में जाना नहीं है। आई मतलब इन्वेस्टमेंट, टी मतलब ट्रेडिंग, ओ मतलब ओनर की तरह। बात में आ रही नहीं आ रही है? अब आप कह रहे हो जी मैं सर ओनर बन गया। मैं ओनर बन गया कितने में? 760 रुपए में। सर मेरा तो बेड़ा गर्क हो गया। 1 रुपया 5 पैसे, बीवी बच्चे छोड़ के सब भाग गए। बाबा बनने के अलावा कोई काम ही नहीं था। प्रयागराज में सबसे ज्यादा जो मैं नहा रहा था वो मैं ही था, क्योंकि सारे पैसे मेरे डूबे थे। तो भाई साहब ओनर आदमी को भी क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा ना, स्टडी करना पड़ेगा ना। इसको भी अपना होल्डिंग जो अपनी इसका इसका जो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग है उसको क्या करना पड़ेगा? धीरे धीरे मार्केट में बेच के निकलना पड़ेगा। ठीक है भैया, कोई बात नहीं। ये एक धंधा खराब हो गया, दूसरा धंधा तो खराब नहीं होगा। दूसरे धंधे में पैसा लगा देंगे। तो अब आपको ये समझना बड़ा जरूरी था ना कि भाई ये निकम्मा 760 रुपए से 1 रुपये 5 पैसे में कैसे आ गया। आप बिलीव नहीं करोगे, अनिल अंबानी एक बारी में मुकेश अंबानी से ऊपर की पर्सनैलिटी थी। और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इंडिया में टॉप नंबर 1 में भी था ये। सर इसने ऐसा कौन सा सूखा नशा कर लिया? कौन सी भांग पी ली इसने? कौन सी अफीम गांजा खा ली कि जिसने ऐसी हरकतें कर दी? कंपनी का पूरा बेड़ा गर्क हो गया। बताऊंगा अभी। ये एक टेक्नोलॉजी को समझ नहीं पाया था। उस टेक्नोलॉजी का नाम, उसके उसको उस दुश्मन का नाम था हमारे पास टेक्नोलॉजी। अभी थोड़ी समय पहले मैंने लिखवाया आपको कि टेक्नोलॉजी भी हमारा बहुत खतरनाक दुश्मन होता है, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए। टेली कम्युनिकेशन की कंपनी थी, टेक्नोलॉजी को समझ नहीं पाई। बाजार में बेड़ा गर्क हो गया इस कंपनी का। इतना जबरदस्त डाउनफॉल आ गया हमारे पास। क्लियर है बात सभी को? अगर क्लियर है तो सी नाम का बटन दबा दो, और नहीं क्लियर है तो भी बता दो। ठीक है भैया। तो यानी अब हमें यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा। अब बताओ क्या व्यापारी आदमी को, बिजनेसमैन को, क्या उसके कॉम्पिटिटर्स को स्टडी करना चाहिए या नहीं चाहिए? जल्दी जवाब देना, यस या नो। क्या कॉम्पिटिटर्स को स्टडी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? गिव मी द आंसर, यस और नो। शपथ खानी है आपने? करना चाहिए सर। भैया कल को आपने मान लो रिसर्च एनालिस्ट नाम की कंपनी खोल ली, मान लो आपने बोल दिया अपने क्लाइंट को जी मैं तुम्हें 12 कंपनीज के नाम बताऊंगा जिसमें पैसा निवेश करोगे तो पक्का तुम्हें बेनिफिट होगा। अब तुम्हारे पास यानी कि 1 महीना पड़ा हुआ है उस कंपनी को स्टडी करने के लिए। अपने क्लाइंट को तुमने नाम बताना है उसका बस। अब 1 महीना क्या बैठ के तुम अकड़ बकड़ बम्बई वो खेलोगे? तुम्हें डीप स्टडी करना पड़ेगा, जिसमें से एक डीप स्टडी क्या है कि हमें कॉम्पिटिटर को स्टडी करना पड़ेगा। अब तुम अगर कह रहे हो जी मेरे को फिजिक्स वाला में पैसा लगाना है, तो मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, फिजिक्स वाला में अगर आपने पैसा लगाना है तो फिजिक्स वाले के कॉम्पिटिटर्स के बारे में डेटा इकट्ठा करो ना। अब बच्चा सवाल पूछा, सर मैं कॉम्पिटिटर्स के बारे में जानकारी इकट्ठी तो कर लूंगा, पर मेरे को ये बता दो कि कॉम्पिटिटर्स के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी क्या है? बताओ भैया। है किसी बच्चे के पास कि किस तरह की जानकारी हमें कॉम्पिटिटर्स के बारे में इकट्ठी करनी है? व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन डू वी नीड टू कनेक्ट? हमें सबसे पहले ये स्टडी करना है कि जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनका प्रोडक्ट क्या है, उनकी सर्विसेज क्या है, क्या वो मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है,
मेरे बिजनेस के साथ, या वो हमारे बिजनेस के साथ इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। हमने कहा डायरेक्टली कनेक्टेड है या इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। तीसरी बात, जो भी मेरा कॉम्पिटिटर्स है, मेरे को डेफिनेटली एक बंदे के पीछे तो नहीं पड़ना। मेरे को पता लगाना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स कितने हैं मेरे पास। जैसे अगर मैं जियो की बात करूंगा तो जियो वाला क्या कहता है कि आज की डेट में एयरटेल मेरा कंपटीशन है, वोडाफोन आइडिया मेरा कंपटीशन है। अच्छा, एयरटेल दिन पे दिन क्या करी जा रहा है, इंप्रूवमेंट करी जा रहा है, वो पैसा निवेश करी जा रहा है। भारती मित्तल थोड़ा सुधर गया पैसा लगाने के चक्कर में। अच्छा, वोडाफोन हमारे पास ब्रिटिशर्स की कंपनी है, अंग्रेजों की कंपनी है, साथ में बिरला वाले की आइडिया की कंपनी है। पर बिरला वाला 1 रुपया भी साला इन्वेस्ट करना नहीं चाहता आइडिया में। अब ये जो वोडाफोन आइडिया है, इसकी हालत बड़ी खस्ता है। मान लो 12 रुपए का शेयर, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं आपका, कितना सस्ता शेयर है हमारे पास। अभी सरकार ने क्या करा, वोडाफोन को माफ कर दिया। क्या माफ कर दिया? टैक्स माफ कर दिया। क्या टैक्स माफ कर दिया कि अगले 5 साल तक जो तेरे पर टैक्स लायबिलिटी थी, तेरे को देने की जरूरत नहीं है। अब वोडाफोन वाली मैनेजमेंट क्या कह रही है कि हम बड़ा रिलीफ महसूस कर रहे हैं, मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, 5 साल का टाइम दे दिया, 5 साल हम बढ़िया काम करेंगे। अब ये बैंक वालों से 43,000 करोड़ का कर्जा लेने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि ये भी क्या कर सकें, बाजार में 5G पे काम डेवलप कर सकें, 6G में काम डेवलप कर सकें। और जब ये काम डेवलप करेंगे तो ये फिर कंपटीशन देंगे किसको, जियो के साथ। कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अब पीछे तो हमने सुना था, क्या सुना था, हमने तो सुना था कि मोदी जी के अच्छे संपर्क हैं किसके साथ, मुकेश अंबानी के साथ और गौतम अडानी के साथ। और अच्छे संपर्क होने भी चाहिए, क्योंकि ये हमारी देश की जीडीपी रेशो को बढ़ाती है। बोलो हाँ है ना, कि भाई अगर मुकेश अंबानी की बात करेंगे, 4,04,000 एम्प्लॉयज को इसने धंधा दे रखा है, तो मोदी जी का बड़ा तगड़ा योगदान दे रखा है। हमें सुनने में आया था कि मोदी जी और इन दोनों ने आपस में मिलकर माई बेस्ट फ्रेंड का एस्से भी लिख रखा है। फिर अब यहाँ पे समझ में नहीं आ रही कि यार सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस तरीके से वोडाफोन आइडिया को सपोर्ट कर दिया, क्योंकि वोडाफोन आइडिया का 5 साल का, 5 ईयर का टैक्स माफ करने का लॉजिक क्या है, कि भैया अल्टीमेटली वो कंपटीशन देगा किसको, कंपटीशन देगा, वो कंपटीशन देगा सीधा जियो नाम की कंपनी को। तो जब बाजार में ये न्यूज आई होगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने वोडाफोन को 5 साल का मौका दे दिया, अब मेरे को सही बताना, मुकेश अंबानी हैप्पी होगा या सैड होगा? आंसर दो भैया। जब बाजार में खबर आई होगी कि भैया उसको मौका मिल गया, वोडाफोन आइडिया को मौका मिल गया, तो वो हैप्पी होगा कि सैड होगा? जायज सी बात है, सैड होगा यार। तो क्या मुकेश अंबानी जी मोदी से नाराज नहीं होंगे कि मोदी साहब क्या है यार, मैं हम आपस में खाना खाते थे यार, दो दो पैक भी लगा लेते थे, तो भाई अब तुमने ये क्या कर दिया? क्या वो नाराज नहीं होंगे? तो फिर मोदी साहब ने ऐसा क्यों करा यार? उनको तो यारी दोस्ती दिखानी चाहिए थी अपनी। पता नहीं, शायद कुछ ऐसी खबरें आई होंगी, अनुमान लगा रहा हूं मैं, कि हमारे यहाँ पे एक देश में है नितिन गडकरी जी। एक ऐसी खबरें शायद मेरे को लग रहा है शायद आई होंगी। ये सोच सोच रहे थे कि हम भी क्या करेंगे, अब हम मोदी जी को हटा के हम खुद ही आ जाएंगे आगे। और ऐसा करने में शायद सुनने में आया था कि शायद फंडिंग कौन कर रहा है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड फंडिंग कर रही है। ये हमारी मनगढ़ंत कहानी है, ताकि हम एग्जाम्पल को बढ़िया तरीके से समझ सकें। मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ भैया, ये मेरी मनगढ़ंत कहानी है, कोई बच्चा भावुक नहीं होगा। तो मोदी साहब को शायद पता लगा होगा, उनको क्या लगा, झटका यार, ये बंदा क्या कर रहा है भाई, ये बंदा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड मेरे अगेंस्ट, मेरा ही बंदा, बीजेपी का ही बंदा खड़ा कर रहा है। पॉलिटिक्स है, धंधा है पे धंधा है ये, कुछ भी अंदर संभव हो सकता है, कुछ भी हमारा पॉसिबल हो सकता है। मानते हो? समझ में आ रही है बात नहीं आ रही है कुछ? तो लेटर से कुछ ऐसा हमने मनगढ़ंत कहानी ले ली। फिर उधर से हमारे ट्रम्पू बाबा ने क्या बोला, ट्रम्पू बाबा ने बोला, इंडिया, मोदी जी, मैं आपसे नाराज हूं, क्योंकि आपने रशिया से पेट्रोल मंगा लिया, और रशिया का मित्र चाइना है, और धीरे धीरे इंडिया भी चाइना बन रहा है। फिर आपने एक ब्रिक्स नाम का कॉन्सेप्ट भी लॉन्च कर दिया, जिसमें आपका ब्राजील नाम का देश आ गया, एक रशिया नाम का देश आ गया, इंडिया नाम का देश आ गया, चाइना नाम का देश आ गया, साउथ अफ्रीका नाम का देश आ गया। ये पांचों देश मिलके अपनी एक करेंसी लॉन्च कर रहे हैं। उस करेंसी का नाम क्या, ब्रिक्स है, जिससे वो आपस में ट्रेड करेंगे। तो आने वाले समय में हम डॉलर पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, तो धीरे धीरे डॉलर की डिमांड कम होगी, तो हो सकता है कि डॉलर का वैल्यू दबदबा कम होगा। जैसे ट्रम्पू बाबा को बड़ा गुस्सा आया, और उसने मोदी साहब को बोला, उसने इंडिया को बोला,
लो तुम्हारे पे क्या लगा दिया, टैरिफ लगा दिया। तुम्हारा जो माल अमेरिका में बिकता है, यूएसए में बिकता है, वो अब तुम्हारा महंगा बिकेगा। अब जाहिर सी बात है, महंगा बिकेगा तो अमेरिकन कभी माल खरीदेंगे नहीं, क्योंकि कस्टमर जो होता है वो किसी का सगा नहीं होता। कस्टमर कहता है अच्छी क्वालिटी का माल दे, सस्ता माल दे, मैं खरीद लूंगा। अब इंडियन कंपनीज के जितने व्यापारी आदमी थे, वो सब डर गए कि मोदी जो हमारा ट्रम्प है उसने क्या लगा दिया, उसने टैरिफ लगा दिया। अमेरिका में ये माल नहीं बिकेगा, अमेरिका में ये माल नहीं बिकेगा तो इंडिया का माल सड़ जाएगा। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हटानी पड़ेगी, लोगों को नौकरी से बाहर निकालना पड़ेगा अपने खर्चे कम करने के लिए। तो हालात हमारे पास खराब हो गए। अब मोदी साहब ने ऐसा सोचा होगा, ये हमारा अनुमान है कि मोदी साहब ने सोचा होगा कि ट्रम्पू तो बदतमीज हो चुका है, ट्रम्पू तो बात मानता नहीं है, ट्रम्पू टैरिफ टैरिफ खेल रहा है, ट्रम्पू हमारे पाकिस्तान के साथ जुड़ गया है। आई बात समझ में, पाकिस्तान को पीछे फंडिंग कर रहा है। देश खत्म होने जा रहा था, पर ट्रम्पू ने पैसा दे के बचा लिया उसको। अब मोदी साहब ने कहा तेरी ऐसी की तैसी, तूने मेरे साथ ऐसे करा, तो मैं किसके साथ हाथ में ला लेता हूँ, यूके के साथ। और यूके की कंपनी का नाम क्या था, वोडाफोन। तो मोदी ने कहा यूके वाले भाई को, आजा भाई, हम एक काम करते हैं, हम आपस में बिजनेस अच्छा करते हैं, हम आपस में फ्री ट्रेड करते हैं। आप मेरे देश को माल बेचो, मैं आपके देश को माल बेचता हूँ, हम टैरिफ टैरिफ नहीं खेलेंगे। तो वोडा जो हमारा यूके का प्रेसिडेंट है, उसने क्या बोला, यार मेरी एक कंपनी है, मेरी कंट्री की कंपनी है, उसका नाम है वोडाफोन, उसने तेरे पे बड़ा टैक्स देना है। एक काम कर मोदी भाई, तू टैक्स को क्या कर दे, माफ कर दे। माफ कर देगा तो तेरा बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो मोदी साहब ने कहा भाई साहब मैं माफ तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि राहुल गांधी पीछे पड़ जाएगा, पप्पू भैया पीछे पड़ जाएंगे, हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी खांसी वाला आदमी पीछे पड़ जाएगा, तो मैं माफ नहीं कर सकता। मैं एक काम करता हूँ, चालाकी चलता हूँ, 5 साल का समय देता हूँ, तुम कोई भी टैक्स मत पे करना। अब बताओ, स्टोरी अच्छी बन गई हमारी? अच्छी बनी स्टोरी की गंदी बनी? कन्फर्मेशन दो। स्टोरी अच्छी बनी कि गंदी बनी हमारे पास? अच्छी बन गई ना? अब देखो इसमें मोदी साहब के अरमान कितने शांत हुए होंगे। नितिन गडकरी मेरे को रिप्लेस करेगा, फाइनेंस ये भाई करेगा, अच्छा, इनको तो तोड़ना पड़ेगा। इसके तो बेटे का मार्केट में न्यूज में जिक्र आ गया था कि इन्होंने जो ईवी ईवी सपोर्ट करा है, उसके पीछे नितिन गडकरी के बेटे ने प्लांट लगा रखा है। देखो जी, कहने को नेता है पर अपना पीछे व्यापार चल रहा है, कुछ ऐसे मीडिया ने न्यूज फैला दी। इसको शांत करने के लिए, ले बेटा, ले बेटा, तेरे को खड़ा कर दिया तेरे सामने, सोचता रहा, बात करता रहा, बिजी होता रहा, कोई बड़ी बात नहीं है। इधर से इसको भी शांत करना था, ट्रम्पू को। इसने कहा, जो मोदी ने कहा चाइना मेरे साथ, हालांकि मेरा दुश्मन है, पर अभी के लिए साथ है, रशिया मेरे साथ, इंडिया मैं खुद हूँ, ब्राजील मेरे साथ, साउथ अफ्रीका मेरे साथ, अब तो मैं यूके के साथ भी आ गया हूँ। और हरामखोर, तूने तो ग्रीनलैंड के बारे में भी सोचा था, तो पूरा जो क्या कहते हैं, यूरोप है, यूरोप के जो 30 देश हैं वो भी मेरे साथ आ गए। अच्छा, मिडल ईस्ट कंट्री के साथ, ईरान के साथ हमारे अच्छे संपर्क हैं, सऊदी अरेबिया के साथ हमारे अच्छे संपर्क हैं। तो मोदी जी ने कहा, ले ट्रम्पू, तूने मजे लिए, मैं इनसे दोस्ती बढ़ा लेता हूँ। अब बताओ जरा, अब बताओ, स्टोरी अच्छी है कि गंदी है? अब बताओ, एक तीर से कितने निशाने हो गए हमारे पास, बड़े सारे निशाने हो गए। अब बताओ कोइंसिडेंट कितना तगड़ा रोल प्ले कर गया। इसको भी अभी सेटल करना था, इसको भी अभी सेटल करना था, इसको भी अभी सेटल करना था, ट्रम्पू को भी सेटल करना था, संबंध भी अच्छे बनाने थे। अब आप क्या सोचते हैं, क्या ये बीए पास वाले आदमी का दिमाग काम कर सकता है इतना तगड़ा? यस या नो का जवाब देना। या मान लो एमए पास आदमी का, आर्ट्स वाले का ये दिमाग काम करता है? क्लास में सारे आर्ट्स वाले बच्चे बैठे हैं, जवाब दो मेरे को। कह रहे नहीं सर, इतना खतरनाक, इतना ट्रेड रिलेशनशिप कैसे काम करेगा, आर्ट्स वाला बच्चा इतना खतरनाक तो होता ही नहीं है। जायज सी बात है। इस मोदी बाबा के पीछे कौन बैठे हुए हैं, टीम बैठी हुई है। टीम किसकी बैठी हुई है, सारे के सारे यूपीएससी ऑफिसर्स की बैठी हुई है। एक से एक बढ़िया आईएएस ऑफिसर बैठा हुआ है, एक से एक बढ़िया दिमाग वाला आदमी बैठा हुआ है। मित्रों, करने वाले भाई सब सामने आ जाते हैं, पर पीछे दिमाग तो इनका चल रहा होता है।
अब बताओ, क्या धंधा, अकेला धंधा रहता है या धंधे के पीछे बहुत कुछ रहता है? बात समझ में आ रही नहीं आ रही है कि धंधे के पीछे बहुत कुछ रह रहा था, कि जहां पे वोडाफोन आइडिया मरने के हालात में था, अचानक उसके लिए टैक्स माफ कर दिया गया, मोटा टैक्स माफ कर दिया गया, 5 साल का टैक्स माफ कर दिया गया। आपके लिए केस स्टडी है, थोड़ी थोड़ी केस स्टडी मैं आपको देता रहूंगा ताकि आपको रिसर्च करने की आदत होनी चाहिए कि भैया वोडाफोन आइडिया का जो 5 साल का टैक्स हमने लिंगर ऑन करा है उसका अमाउंट क्या है। नेक्स्ट क्लास में आप अमाउंट भेजेंगे या मेरे को व्हाट्सअप करेंगे। व्हाट्सअप का नंबर मैंने आपको दे रखा है, 8750519151। सर हम क्या गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं? और क्या, इंद्र देवता रात को सपने में थोड़ी आएंगे तुम्हारे। गूगल का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? अब बताओ, हमारा जो जियो भैया था, जियो भैया का कॉम्पिटिटर कौन आ गया था? वोडाफोन आ गया था। अचानक मोदी जी कॉम्पिटिटर कहाँ से बन गए? अब ये जो जियो वर्सेस मोदी जी हैं, ये जो हमारे पास कंपटीशन कंपटीशन आ गया, इसका जवाब देना कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट कंपटीशन है कि इनडायरेक्ट कंपटीशन है? डी फॉर डायरेक्ट, आई फॉर इनडायरेक्ट। जायज सी बात है, इनडायरेक्ट कंपटीशन है। जो कभी मित्र हुआ करते थे, जो कभी मित्र हुआ करते थे, बीच में ऐसी नितिन गडकरी वाली हरकत हुई, उसके बाद देखना अभी थोड़ा टाइम पास करना, लास्ट 45 दिन पास करना, पूरा टब्बर, पूरा परिवार, मुकेश अंबानी जी, नीता अंबानी जी, अपना प्यारा प्यारा गोलू मोलू भैया, पूरा परिवार, जब ये हादसा हुआ तो फिर से दोबारा मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी। ऐसा हमारी एक मनगढ़ंत कहानी है। हम अपना डिस्क्लेमर कर देते हैं, ये हमारी मनगढ़ंत कहानी है। ठीक है ब्रो। अब क्योंकि इस लेक्चर को मैं अनलिस्टेड कर दूंगा, इसको मैं इंटरनेट में नहीं डालूंगा, मतलब यूट्यूब में नहीं डालूंगा, अनलिस्टेड कर दूंगा और एक फोल्डर बना दूंगा। उस फोल्डर के द्वारा आप इन लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं अगर किसी को रिवीजन करनी होगी तो। ठीक है जी। तो ये जानकारी मैंने आपको दी। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? हमने यहाँ पे ये पढ़ा कि सर हमें फ्यूचर में क्या बनना है, रिसर्च एनालिस्ट बनना है। क्या रिसर्च एनालिस्ट अनपढ़ आदमी होता है, पढ़ा लिखा आदमी होता है? बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी होता है बेटा। और ये जो रिसर्च एनालिस्ट है बेसिकली, इसको हम पढ़ रहे हैं, मैंने क्या बोला, बाजार में इसके ऊपर 25,000 रुपये की कोचिंग होती है, 1 महीने का कोर्स होता है, पेपर क्लियर करवा देते हैं, कागज इकट्ठा कर लेते हैं आप। पर ज्ञान तो 1 महीने में नहीं आता ना भैया, ज्ञान आने में तो समय लगता है हमारे पास। तो हमने क्या पढ़ा? हमने यहाँ पे साफ पढ़ लिया आपका, अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने साफ पढ़ लिया कि अगर स्टॉक मार्केट में हमें पैसा निवेश करना है, या तो मैं एमसीएक्स में लगा दूंगा, और एमसीएक्स के अंदर क्या आ जाएगा, गोल्ड आ जाएगा मेरे पास, या सिल्वर आ जाएगा मेरे पास, या नेचुरल गैस आ जाएगा मेरे पास, क्रूड ऑयल आ जाएगा मेरे पास, कॉपर में पैसा लगा दूंगा। या मैंने क्या बोला था? मैंने कहा था जी हम पैसा लगा सकते हैं किसके अंदर, कंपनी में पैसा निवेश कर सकते हैं, या हम इंडेक्स में पैसा निवेश कर सकते हैं। इंडेक्स के बारे में तो मैंने आपको गारंटी दिखाई दी है कि देखो पैसा हमारा ऊपर ही बढ़ा है, नीचे से चला फिर हमारा ऊपर बढ़ गया। चाहे आप सेंसेक्स की बात करें, चाहे आप निफ्टी की बात करें, पैसा हमारा बढ़ा है। हालांकि कितने सारे डाउनफॉल आ गए हमारे पास। सन 2008 का डाउनफॉल आ गया, सन 2000 का डाउनफॉल आ गया, हमारे पास कोविड भैया भी आ गए, बीच में हमारे पास सत्यम का कांड भी आ गया जिसको हमने 2009 का कांड का नाम दिया था। बीच में नीरव मोदी भी पैसा लेके भाग गया, विजय माल्या भी पैसा लेके भाग गया, जेट एयरवेज भी हमारा गिर गया, डाउनफॉल आ गया। बात समझ में आ रही है? यानी हमारे पास काफी सारे डिप्रेशन आए, पर फिर भी मेरा सेंसेक्स ऊपर की कैटेगरी में है, फिर भी मेरी निफ्टी ऊपर की कैटेगरी में है। तो सर हमें इसी में टिका रहना चाहिए। टिक जाओ भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 12% का रिटर्न चाहिए, 13% का रिटर्न चाहिए, टिके रहो। क्लास खत्म, आज के बाद आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ब्लाइंडली निफ्टी में पैसा लगाते रहो, थोड़ा सब्र करो, वेट करो, आपको पैसा बढ़िया वाला मिल जाएगा। ठीक है जी। अब मैं कंपनी क्यों बढ़ा रहा हूँ? कंपनी में इसलिए बढ़ा रहा हूँ कि मेरे को चौके छक्के मार रहे हैं। कंपनी में क्यों बढ़ा रहा हूँ? मेरे को मोटा पैसा बनाना है। मैं भी मरने से पहले अर्थी पे जब मैं लेटूं तो दुनिया बोले कि अबे 60,000 करोड़ का आदमी मरा है। वो बात अलग है कि मेरे कफन में पॉकेट नहीं होगी, पर ठीक है, नीचे बच्चे तो अपने हैं, वो खाएंगे, वो पिएंगे, वो जिएंगे, दिक्कत वाली क्या बात है? टाइम तो पास करना है, टाइम पास नहीं करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। 24 घंटे में से कितने घंटे सोना? 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे। अब तो नींद इतनी आती है, बाकी टाइम तो काम करना पड़ेगा ना, ताकि अच्छी तरह नींद आ जाए। नहीं बैठ जाएंगे तो ठहरा हुआ पानी भी क्या करता है, स्मेल देना स्टार्ट कर देता है, तो शरीर भी कबाड़ा बन जाता है, खराब हो जाता है हमारे पास। तो इसलिए हम कंपनी कंपनी के बारे में क्यों स्टडी कर रहे हैं? क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सारे मोटे हैं। अब एक बात बताओ, मैंने कह दिया जी इंडेक्स में आपका पैसा बनेगा, मैंने बता दिया, मैंने कहा जी 12% से लेकर आपका 14% तक का पैसा बनेगा। अब सारी दुनिया अगर इसी को फॉलो कर लेगी तो शेयर बाजार तो खत्म हो जाएगा।
सारे बंदे कहाँ पैसा लगा देंगे? निफ्टी में लगा देंगे, सेंसेक्स में लगा देंगे। क्या कोई टीसीएस पे लगाएगा? क्या कोई विप्रो पे लगाएगा? क्या कोई इन्फोसिस पे लगाएगा? क्या कोई अडानी पे लगाएगा? क्या कोई एमआरएफ पे लगाएगा? क्या कोई टाटा स्टील पे लगाएगा? नहीं लगाएगा ना पैसा। तो ये सारे के सारे लोग, मोटे मोटे लोग पैसा क्यों लगाते हैं? वो सारे के सारे लोग, मोटे मोटे लोग पैसा इसलिए लगाते हैं ताकि मोटा काम हो जाए। ठीक है जी। अब जैसे यहाँ पे देखो, एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा जी चलो जी क्रोम खोलो फटाफट, क्रोम खोला हम लोगों ने फटाफट। और हमने यहाँ पे कह दिया कि भैया एक बात बताओ, यस बैंक का क्या हिसाब किताब है। हमने कहा यस बैंक शेयर प्राइस। ये चार्ट मेरे पास आ गया। मैं कहा जा अभी मैक्सिमम में जा। चल भाई मैक्सिमम में आ जा। अब देखो, देखो जरा चार्ट देखो। ये चार्ट तो मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ। 404 रुपये का हमारे पास क्या था? आपका 404 रुपये का शेयर था हमारे पास। अब यहाँ पे ठीक है, मेरे को लग रहा है 404 रुपये का शेयर था, आज ये हमारा गिर गया। लेटेस्ट हमारा यहाँ पे शेयर आ गया 15-20 रुपये का, जो भी शेयर है मान लो आ गया। मान लो मैं कहा 20 रुपये का शेयर है। अब यहाँ से अगर हम, अब पूरी दुनिया इसको गाली दे रही है। मेरी बात सुनना, जब पूरी दुनिया यस बैंक को गाली दे तो तुम्हें अलर्ट होना है, तुमने इसमें तथ्य निकालना है। तुम्हें अगले 15 दिन इस पे स्पेंड करने हैं कि कहीं कोई चिराग की उम्मीद की लड़ी नजर आ रही है। क्योंकि बेटा मोटा पैसा वही बनेगा जिसको दुनिया दुत्कारेगी, जिसको दुनिया गाली देगी, वही मोटा पैसा बनाएगा। अब यहाँ से अगर ये बढ़ गया और तुमने पैसा लगा दिया और ये बढ़ गया तो तुम्हारे मजे आ जाएंगे, यहाँ पे चौका छक्का लग जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो पहले तो ये पता करो कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो क्यों गिरा, किन कारणों से गिरा, क्या वो रिकवर हो सकता है, पीछे गवर्नमेंट की सपोर्ट क्या है हमारे पास। क्यों इस पे एचडीएफसी बैंक ने पैसा लगा दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पैसा लगा दिया? जब ये बैंक इतना पिट रहा था तो उन्होंने पैसा क्यों लगाया? क्या वो पैसा मोदी साहब के कहने पे तो नहीं लगाया? क्योंकि मोदी साहब के राज्य में अगर बैंक पिट जाएगा तो डेफिनेटली सरकार को बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। तो कई बार हमें जबरदस्ती क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है बैंक। तो उसके एक्चुअल रीजंस क्या है, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स क्या है, कितने नए प्रमोटर्स आ रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर क्या इसमें पैसा लगा रहा है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर क्या पैसा लगा रहा है, एलआईसी क्या इसके अंदर पैसा लगा रहा है। वो सारी बातें मैं यहाँ पे देखनी है। तो आज की डेट में आप बताओ ना, 404 रुपये का माल आपको 20 रुपये 84 पैसे में मिल रहा है। तो यानी यहाँ पे अब ये नहीं कि आपने ब्लाइंडली एंट्री मार ली कि नहीं जी सस्ता है मार लो एंट्री, सस्ता है मार लो एंट्री। क्या पता साला 20 रुपये से आपका 2 रुपये में आ जाए। भाई हम देख तो चुके हैं रिलायंस कम्युनिकेशन को, 1 रुपया 5 पैसे का आ रखा है। 760 रुपये का शेयर है, सोचने वाली बात है। 760 रुपये का शेयर, 1 रुपये 5 पैसे, और बंदा कैसे बर्बाद होगा भाई? कैसे बर्बाद होगा, कैसे बचेगा साला? इतने का तो मैं लोहे का कबाड़ खरीद लेता, उसमें पैसे बचा लेता। कल ही बाजार जाके मैं सेकंड हैंड एसी खरीदना स्टार्ट कर दूं, 2-2 3-3 4-4 हजार रुपए के, उसमें मोटे पैसे कमा लूंगा। ये तो कबाड़ से भी बुरा हाल हो गया मेरा। और कुछ नहीं करूंगा, बोरी लूंगा प्लास्टिक की और जगह जगह पे प्लास्टिक की पनियां डालता रहूंगा। उसमें कोक के टीन डाल दूंगा साला, वहां पैसा कमा लूंगा मैं। इसमें मैं क्या पैसा कमाऊंगा, पूरा बेड़ा गर्क हो गया मेरा। तो आपने ये परंपरा नहीं बनानी कि जी हमारा बिल्कुल जो लो डाउन प्राइस हो गया है वहीं पे निवेश करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, स्टडी करना, मैं पैसे लगाने के बारे में बात नहीं कर रहा क्योंकि मैं रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मैंने दुनिया भर के बच्चों को रिसर्च एनालिस्ट बना दिया है, मैंने सेबी का पेपर क्लियर नहीं करा, बाहर में जाए। मेरे को नहीं करना, मेरे को मजा ही नहीं आता। अब मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि भैया लेटर से मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, एक कंपनी है हमारे पास, किस नाम से, हाथवे के नाम से कंपनी है, इसको स्टडी करना, इसमें नजर मारना। मैं नहीं कह रहा पैसा लगाओ, 1 रुपया मत लगाओ। इसका शेयर मान लो 10 रुपए का है, 11 रुपए का, 12 रुपए का है। इसमें नजर मारो, इसकी स्टडी करो। अभी मैं आपको सिखाऊंगा क्या क्या स्टडी करना है, फाइनेंशियल टर्म्स कैसे स्टडी करी जाती हैं, इसके कॉम्पिटिटर्स क्या स्टडी करे जाते हैं। अब मेरे को दिख रहा है कि साला हैथवे का शेयर 12 रुपए का है, और इसका जो कॉम्पिटिटर बगल में बैठा है वो 500 रुपए का लेकर बैठा हुआ शेयर। अब मेरे को यहाँ पे स्कोप नजर आ रहा है कि भाई अगर ये कंपनी तमीज से काम करेगी तो 12 का 500 में कन्वर्ट हो सकता है। अब हाथवे की बात करूंगा, इसमें रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने पैसा लगा रखा है। अरे भाई मोटा भाई ने पैसा लगा रखा है, मुकेश अंबानी ने पैसा लगा रखा है। अब इसने ऐसा क्या देख लिया हाथवे कंपनी में जो उसने पैसा लगा दिया? या कोई और मोटा प्लेयर पड़ा कि नहीं पड़ा? ये बातें स्टडी करने वाली होती है हमारे पास। बात समझ में आ रही है? तो यानी मोटा पैसा आपका कब बनेगा, चौके छक्के कब मिलेंगे? चौके छक्के आपके तब बनेंगे जब कंपनी हमारी मार्केट में नजरअंदाज हो रही होगी, तभी हमारे पास चौके छक्के बनेंगे, तभी जाके हमारे पास गेम बनेगी आपकी। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? तो ये हमने एक छोटा सा पॉइंट पढ़ा। हमने छोटा सा पॉइंट क्या पढ़ा कि बिजनेस को अगर स्टडी करना है तो बिजनेस कोई एक दिन में स्टडी नहीं होता भैया, उसके लिए डीप स्टडी करना पड़ता है, मल्टीपल फैक्टर्स को स्टडी करना पड़ता है। अभी तो मैंने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट नाम का शब्द शुरू भी नहीं करा आपके सामने। अभी टेक्निकल शब्द को बारे में शुरू भी नहीं करा। अभी तो सिंपल मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दिया कि भैया जब हम धंधा करते हैं, जब भी कोई कंपनी बिजनेस करती है, कोई भी कंपनी बिजनेस करती है, तो वो अपने कागजों में क्या बनाती है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बनाती है। या दूसरे सिंपल शब्दों में, घटिया शब्दों में आप क्या बोलेंगे जी, स्ट्रैटेजी बनाती है।
अभी तो मैंने स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस ही नहीं करा, फिर मैंने आपका बिजनेस के बारे में डिस्कस करा। बिजनेस क्या करता है आपने कहा जी, सेल परचेज करता है। मैंने क्या करता है आपने कहा, प्रोडक्ट करता है। और साथ में मेरे पास क्या करता है बेटा, साथ में मेरे पास आपका प्रोडक्ट के साथ सर्विसेज भी करता है हमारे पास। ठीक है जी। प्रोडक्ट करता है साथ में सर्विसेज करता है। फिर मैंने यहाँ पे क्या बोला, मैंने कहा जी ये जो बिजनेस है इसके लिए हमें क्या बनानी पड़ती है, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। अब स्ट्रैटेजी का संबंध मैंने किसके साथ करा था, मैंने कहा था वॉर के साथ करा था। अब बताइए क्या बिजनेस वॉर से कम है? नहीं भैया, उल्टा वॉर में लड़ना आसान है। पाकिस्तान को अटैक करो, चाइना को अटैक करो, नॉर्थ कोरिया को अटैक करो, पता है। यहाँ तो साला पता ही नहीं, अपने ही लोग अपने दुश्मन बन जा रहे हैं हमारे पास। मैंने सीना आगे करा गोली खाने के लिए, पीछे से खंजर में पता नहीं किसने मार दिया, ये पता ही नहीं चला। मैं तो हमें यहाँ पे ज्यादा अलर्ट होना पड़ता है, ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। फिर मैंने क्या बताया कि यार वॉर नाम का शब्द किससे कनेक्टेड है, हमारा एनिमी से, दुश्मन से। क्या बिजनेस के अंदर भी एनिमीज होते हैं? हमने कहा जी बिल्कुल होते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा एनिमीज में, क्या पढ़ा कि हमने जीएसटी निकाला, किसका जीएसटी निकाला, प्रियंका चोपड़ा का। अब जी का मतलब मेरे पास क्या है, सरकार। जी का मतलब क्या, ग्लोबलाइजेशन। एस का मतलब मेरे पास क्या, सप्लायर। एस का मतलब क्या, सोसाइटी। टी का मतलब मेरे पास क्या, टेक्नोलॉजी। ठीक है जी। पी से मेरा यहाँ पे क्या मतलब था, आवाज हमारी। पी से क्या मतलब था, पॉलिटिकल फैक्टर्स। और सी से मेरा यहाँ पे क्या मतलब था, कस्टमर हो गया, कॉम्पिटिटर हो गया। तो पहले जानकारी मैंने किसके बारे में दी, आज जो हमने डिस्कस करा वो किसके बारे में डिस्कस करा, कॉम्पिटिटर्स के बारे में डिस्कस करा। कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, एक का नाम डायरेक्ट है और एक का नाम मेरे पास क्या है, इनडायरेक्ट है। ठीक है जी। तो जियो को साफ कॉम्पिटिटर नजर आ रहा था कौन, वोडाफोन आइडिया आ रहा था। वोडाफोन को नजर कौन आ रहा था, लेटेस्ट हमने कहा एयरटेल वाला नजर आ रहा था। अचानक वोडाफोन की जिंदगी में कौन आ गया, मोदी आ गया। मोदी जी के साथ कौन आ गया, यूके आ गया। और यूके के साथ हाथ मिलाने के लिए किसने मजबूर करा, ट्रम्पू ने मजबूर करा। ये जियो को पता नहीं नितिन गडकरी में क्या पसंद आ गया। तो यानी कहने का मतलब है कि ये आदमी जो कंपटीशन में नहीं था वो भी आज की डेट में कंपटीशन में खड़ा हो गया। दिल तो कहीं ना खट्टा खट्टे हो चुके होंगे, शीशे में तरड़े आ चुकी होगी। अगला बंदा अलर्ट होगा कि मेरे को उठा के पटका जा सकता है, पीछे से फंडिंग कहीं से भी आ सकती है, बड़े हाई लेवल की गेम हो सकती है। यहाँ पे हमने श्रीलंका जैसा देश बर्बाद कर दिया, नेपाल जैसा देश बर्बाद कर दिया, बंगला जैसा देश बर्बाद कर दिया। तो भाई साहब मोदी साहब को बर्बाद करने में क्या दिक्कत है, बड़े सारे वर्ल्ड की जो पावर्स हैं वो उसको हटाने के बारे में सोच रही होंगी। ठीक है भैया, तो क्या लग रहा है कि इतने माइंड के साथ आप चलना चाहेंगे आगे, 1 साल तक का वेट करना चाहेंगे आप? या अभी भी आप छोड़ सकते हैं इस लाइन को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? कंफर्मेशन चाहिए, नीड अ कंफर्मेशन, कि नहीं सर हमारा थैंक यू हो गया, इतने लेवल तक हम नहीं सोच पाएंगे। तो धीरे धीरे आपको गेम बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस लाइन में जो सबसे बड़ा आदमी होता है वो सबसे बड़ा बाप होता है, रिसर्च एनालिस्ट। आई बात समझ में? रिसर्च एनालिस्ट का मतलब होता है चाणक्य। चाणक्य मतलब जो साम्राज्य खड़ा कर देता है। मेरे पास तो बेटा 1 साल क्या, मैं तो 6 साल 5 साल तक पढ़ा सकता हूँ उसके बारे में, इतना कंटेंट है मेरे पास। पर मेरे को पता है ना बच्चे बेहोश हो जाएंगे, कोई टिकेगा नहीं। इसलिए अभी हमने 1 साल का घुट्टी पिला रखी है। फिर आगे अगर आप इंटरेस्ट दिखाओगे, सीरियसनेस दिखाओगे, तमीज दिखाओगे, क्योंकि चक्कर है अभी आपके जिंदगी में भी तो बड़ी परेशानी आएगी। पहली परेशानी 14 फरवरी, वो नाराज हो जाएगी आपसे, पहला झटका आपको वहां लगेगा। फिर बीच में पैसे मांगी, पैसे पैसे आप दे नहीं पाओगे। फिर और कोई तकलीफें आ जाएंगी आपके, फिर आपका दिल कहीं और लगेगा। तो बड़े झटके आएंगे। इंसान है, रोड में जाते हो पता नहीं कौन सी सुंदरता तुम्हें अट्रैक्ट कर जाए, कौन सी सुंदरता बोले छोड़ बेटा स्टॉक मार्केट क्या करेगा, इसके पीछे पीछे भाग पड़ते हैं। मौसम ऐसा है, हवा ऐसी है। फिर कोई ना कोई तो ट्रम्पू जैसा बंदा बीच में बकवास करेगा, फिर कोई ना कोई बोलेगा धरती खत्म होने जा रही है। आप कह रहे हो साला धरती खत्म होने जा रही है, मैं स्टॉक मार्केट पढ़ूंगा, आग लगाओ साले स्टॉक मार्केट को। कल से कोई पढ़ाई नहीं होगी, कोई क्लास नहीं होगी, 1 महीने बाद धरती खत्म हो रही है, आज ही मेरे को सारा एंजॉय करना है, आज ही नशा करना है, लाओ सूखे नशे सारे लाओ। फिर आप फिर बीच में पढ़ने नहीं आएंगे। तो अभी बड़े सारे आपके प्रभाव पड़ेंगे, बड़े सारे अटैक पड़ेंगे। इंसान है, दिमाग है। चलिए, तो यहाँ तक आपको जस्ट एक पॉइंट ही क्लियर हुआ, जिसको मैंने क्या नाम दिया, कॉम्पिटिटर का नाम दिया है। हालांकि अभी हम इस बात पे ये तय नहीं कर पाए कि सर अगर जियो वालों को स्टडी करना है वोडाफोन को, या जियो वालों को स्टडी करना है अगर एयरटेल को, तो एयरटेल के बारे में क्या स्टडी करना पड़ेगा। तो मैं आपको लिस्ट बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि एयरटेल के बारे में ये सारे फैक्टर स्टडी करने पड़ेंगे। और सर क्या केवल एक ही एयरटेल है, हो सकता है ये तो छोटी कंपनी, छोटा धंधा है टेलीकम्युनिकेशन वाला। यहाँ पे तो 3 प्लेयर्स ने गेम समाप्त कर दी, वोडाफोन आइडिया ने, एयरटेल ने और जियो ने। कुछ धंधे तो ऐसे हैं जहाँ पे 15-15 20-20 कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे पास। क्या सर सबको कंसिडर करना पड़ेगा? बिल्कुल कंसिडर करना पड़ेगा। सर कहीं से कोई सपोर्ट मिलेगी? बिल्कुल सपोर्ट मिलेगी, मार्केट में काफी सारी वेबसाइट है। एक वेबसाइट का नाम मेरे पास क्या है, स्क्रीनर है, इसके दर्शन मैं आपको करवा दूंगा। ये वेबसाइट आपको सपोर्ट करेगी। क्या सपोर्ट करेगी? कॉम्पिटिटर्स को स्टडी करने में सपोर्ट करेगी। पर ऊपर ऊपर तरीके से कुछ नहीं होता, तरीके अपने अंदाज से होता है।
तो अगर कल को आप रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो रिसर्च एनालिस्ट बनने के लिए कोई बहुत आपको हैवी सा ऑफिस नहीं चाहिए। लोग अपने घर से ऑपरेट कर रहे हैं। वेबसाइट बना लो, वेबसाइट बढ़िया होनी चाहिए आपके पास। आप उनको राइट कंपनीज के बारे में एनालिसिस दो, और उसमें भी वो कुछ नहीं होता, आप ये नहीं कहते इसमें लगा दो, आप रिपोर्ट बना के देते हो, देखो जी हमने यहाँ पे स्टडी करा, ऑडिट करा, ये कंपनी में हमें ये वर्थ नजर आ रही है, इस कंपनी में ये ड्रॉबैक नजर आ रहा है। अब बाकी आपकी मर्जी, आपको पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है। इतने एनालिसिस के लिए लोग काफी सारे लाखों रुपए आपको दे सकते हैं, सिर्फ रिसर्च एनालिस्ट के लिए। और अगर आप तगड़े वाले रिसर्च एनालिस्ट बन गए मार्केट में, मान लो आपका नाम हो गया, प्रथम का नाम हो गया मार्केट में कि यार ये बढ़िया रिसर्च एनालिस्ट है, मैं कह रहा हूँ कंपनियां इसके पास आएंगी। अडानी भाई इसके पास आएगा, भाई अपने बंदों को बोल मेरे यहाँ पैसा लगा दें। तो वो ये फिर ये हमारा प्रथम क्या बनेगा, ये लालची आदमी है, ये कहेगा बताओ जी अडानी साहब कितना पैसे दोगे। वो कहेंगे देखे यार, तेरे को 5 करोड़ दे देंगे, अनाउंसमेंट कर देगा, कहेगा क्या बातें कर रहे हो, 50 करोड़ चाहिए मेरे को। तो यानी वो लेवल बनाओ। अब ये लेवल में ना देखो, क्या पैसा चाहिए आपको, नहीं चाहिए, यहाँ पे केवल क्या चाहिए, माइंड चाहिए, दिमाग चाहिए बस। जो भगवान ने तुम्हें फ्री में दे रखा है, जिसके लिए भगवान ने 1 रुपया नहीं लिया। बस अब तुम्हें यहाँ पे क्या चाहिए, तुम्हें यहाँ पे कंसिस्टेंसी चाहिए। तुम कितना कंसिस्टेंट होंगे मेरे को नहीं पता। तुम्हारा दम कब टूटेगा मेरे को नहीं पता, मेरा दम कब टूटेगा मेरे को नहीं पता। ठीक है नहीं। चलिए धन्यवाद आज की क्लास के लिए। फीडबैक दीजिए, बैड था, एवरेज था, गुड था। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स एवरीवन। थैंक्स एवरीवन, नोट्स बनाते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, कागज इकट्ठे करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।